हमारा प्रोडक्ट बेहतरीन है। हम हालांकि जिस मिशन पर काम कर रहे हैं, हम बीमार को ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, इतना दावा कर सकते हैं। क्योंकि बीमार तो एक तत्काल बीमार है, कुछ भी है तो अस्पताल जाके एलोपैथ में इंजेक्शन ड्रिप लगाने से ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी बीमारी वहाँ से नहीं जाएगी, वो बीमारी बनी रहेगी और आगे फिर दोबारा कहीं न कहीं होगी और साथ में दूसरी बीमारी को जन्म लेके आएगी। लेकिन हम जो मिशन में काम कर रहे हैं, जिस आयुर्वेदा प्रोडक्ट पर हम काम कर रहे हैं, वो यही है कि इसमें बीमारी को हम एकाएक नहीं ठीक कर पाएंगे, लेकिन बीमारी को जड़ से ठीक कर पाएंगे। ये कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट अपने आप में बहुत लाजवाब है। तो इसको हमको दिल खोल कर इस प्रोडक्ट का प्रमोशन करना चाहिए। घर घर की नीड है। आज हवा, पानी और भोजन तीनों चीज़ें दूषित हो चुकी हैं। हवा में जहर घुल गया है, प्रदूषण हो गया है दुनिया भर का। खाना हम जो भी खा रहे हैं, कैसा ही प्रकार का आप कितनी अच्छा लेके आ, जो हर खाने में पेस्टिसाइड और केमिकल मिला हुआ है। इतना यूरिया लोग, काश्तकार लोग पैदावार बढ़ाने के चक्कर में यूरिया काम में ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो यूरिया हमारे शरीर के अंदर जा रहा है और वो हमारे शरीर को हानिकारक बना रहा है। और अब बात आती है पानी की, तो पहले हम पानी पीते थे झरने का और कुएँ का। कुएँ का पानी जो होता था, पहले कुएँ होते थे मात्र 40 फीट गहरे होते थे, तो 40 फीट कुएँ गहरे का पानी आज भी आप पी के लीजिए, जिस जहाँ कुएँ हैं उन कुआँ का पानी आपको दी बेस्ट मिलेगा। लेकिन आज ट्यूबवेल खुदने से, जब से ट्यूबवेल पद्धति आई, पूरे हिंदुस्तान का सत्यानाश कर दिया है। आज ट्यूबवेल पद्धति के कारण आज कोई 100 फुट, कोई 200 फीट, कोई 300 फीट और कोई 400-500 फीट तक के गहरे ट्यूबवेल है, तो कुओं को में अब बचा ही नहीं पानी, क्योंकि पानी सारा ज़मीन में चला गया है। और ये साइंटिफिक अप्रूव्ड है कि 100 फीट से नीचे का पानी, 60 से 100 फीट के नीचे जाने के बाद का पानी सारा का सारा बिल्कुल दूषित होता है। वो शरीर के लिए कहीं फ़ायदेमंद नहीं होता है, वो हानिकारक होता है। हम जो पानी पी रहे हैं, एक शरीर बिल्कुल दूषित और गंदा पानी पी रहे हैं, बस उस शरीर को चला रहे हैं और चलाने के साथ साथ बीमारियों को पैदा कर रहे हैं साथ में। तो हमको पानी जो हमारा CMD है, उस पानी का तोड़, उसमें तीनों चीज़ प्रॉपर्टी मिली हुई है, तो हमें CMD को हर घर में पहुँचाना होगा। क्योंकि आज कैंगन वाटर का RO लगता है तो 3 लाख 3.5 लाख की MRP होती है और उसकी गारंटी नहीं, उसको चलाने के लिए RO लगता है। और RO सब ने वैज्ञानिक तौर पे सिद्ध हो चुका है कि RO का पानी दूषित होता है, ख़राब होता है, तो उसके सारे मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो RO के पानी से जब कैंगन वाटर पानी निकाल रहा तो वो कैसे शुद्ध हो सकता है। तो ये सोचने की और समझने की बात और लोगों को इस चीज़ के प्रति जागृत करने की बात है। तो जो पानी हम RO को गंदा बता रहे हैं, तो कैंगन से ही वही पानी निकल के आ रहा है। तो इसलिए हमको लोगों को इस चीज़ के लिए जागृत करना होगा, तभी जाके हम कहीं न कहीं हमारे मिशन में कामयाब हो पाएंगे। जब तक जो लोग जागृत नहीं होंगे, तब तक हम हमारे मिशन में कामयाब नहीं होंगे। तो जागृत करने के लिए हमको प्रयास करने होंगे, लोगों को हर चीज़, हमारे हर प्रोडक्ट की जो क्वालिटी उसके बारे में बताना होगा। हर बंदे को डेमो देना सीखना होगा। जब व्यक्ति डेमो देगा, सीखेगा, तो निश्चित रूप से वो अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से प्रमोट कर पाएगा। अब पानी की बात तो ये हुई, जैसे हवा आज दूषित हो चुकी है, तो हवा के लिए हमारे पास में, हवा को शुद्ध करने के लिए हमारे पास में कंपनी ने इतना गजब का प्रोडक्ट दे रखा है, जो कि आयन ब्रेसलेट है, जो कि अपने आप में मिरेकल है। आयन ब्रेसलेट जो आज देखा जाए तो जो हवा में जो नेगेटिव आयन्स हमसे हवा से मिलते हैं, लोग कहते हैं कि पेड़ पौधे से ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन किसी ने देखा नहीं, भाई सुना है मिलती है तो मिलती है, और उसी से हम जिंदा हैं। तो इसी तरह से नेगेटिव आयन भी हैं जो मिलते हैं झरने से, पहाड़ों से, शुद्ध हवा से हमको मिलते हैं। तो वो आज शहरों के अंदर तो करीब ख़त्म हो चुकी, नहीं के बराबर, और गाँवों में भी काफ़ी प्रदूषण हो चुका है। लेकिन फिर भी जैसे आज मेरे गांव की बात करूँ तो मेरे यहाँ हर चीज़ आपको शुद्ध मिलेगी। आज भी मेरे यहाँ कुएं में पानी है, मेरे चारों तरफ जंगल है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, तो मेरे यहाँ आज भी मैं शुद्ध वातावरण में मैं रहता हूँ। इसलिए आपके सामने आज 56 की उम्र में भी मैं फिट नज़र आता हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे यहाँ की हवा, पानी शुद्ध है, लेकिन ये चीज़ें हर जगह नहीं मिलती, शहरों में नहीं मिलती। तो उसके लिए कंपनी का जो अपने आप मिरेकल प्रोडक्ट आयरन ब्रासलेट है, वो अपने आप एक अजूबा है। उसको हम बता सकते हैं कि वो एक धरती की गोद से निकला हुआ पत्थर है। जैसे लोग विश्वास नहीं करते कि यार चमड़े की ये प्लास्टिक की बेल्ट क्या काम करेगी, लेकिन आज कोई भी पंडित लोगों को कहता है कि यार आप हीरा पहनो, मूंगा पहनो, पुखराज पहनो, और लोग पहनते हैं, और पहनने से उनको कहीं न कहीं कोई फ़ायदा होता है।
तो एवरेज अपन लगाएंगे तो हीरा पन्ना मूंगा और पुखराज से तो कहीं ज़्यादा सस्ता हमारा ब्रासलेट है। तो इसके लिए लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हमारा ब्रासलेट क्यों अपने आप में अनोखा है, क्योंकि ये किसी चीज़ से बनाया हुआ नहीं। पहले भी बहुत ब्रासलेट आए लेकिन वो मैग्नेटिक से बने हुए हैं, और मैग्नेटिक फील्ड कहीं कहीं बना हुआ होता है तो उसका असर धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन हम धरती के गोद से निकाले हुए पत्थर से ये हमारा बना हुआ, और इसका रिज़ल्ट दिनों दिन बढ़ता जाएगा, इसका प्रभाव ख़त्म नहीं होगा बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो हम इस ब्रेसलेट को एक प्राकृतिक नेचुरल चीज़ बताकर इसको अपन प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्योरिटी है, इसमें नेचुरल कहीं किसी प्रकार का वो माल मेल मिलावट नहीं है। क्योंकि ब्रासलेट अपने आप में एक मिरेकल है। तो वो कहाँ कितनी बीमारियों पे काम आता है वो आप सब जानते हैं, उसके लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज जो मौका मिला उस हिसाब से जो थोड़ा बहुत मेरे पास ज्ञान है वो बता रहा हूँ। उसमें कहीं कोई गलती हो तो भी उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। और अब बात आती है हवा से हमें जो मिलता आयन जो है वो आपको बता दिया कि वो हमें ब्रेसलेट से मिल जाएगा। पानी का अपने पास बता ही दिया कि CMD हमारे पास अपने आप में रामबाण चीज़ है। अब बात आती भोजन की, तो भोजन हम चेंज कर नहीं सकते किसी भी सूरत में। भोजन हमको जो मिल रहा है वही खाना होगा। तो भोजन को खाने के लिए जो चीज़ें हमको दूषित खा रहे हैं उसको शुद्ध करने के लिए हमको सप्लीमेंट का प्रयोग करना होगा। और सप्लीमेंट हमारे कंपनी में भरमार है, प्रचुर मात्रा में सप्लीमेंट की श्रृंखला है। उसको हम जिसको जिसकी नीड है उस नीड के अनुसार हम उस सप्लीमेंट को उनको दे सकते हैं, और सप्लीमेंट देकर उनको बता सकते हैं उस सप्लीमेंट के बारे में अवेयर करा के कि ये सप्लीमेंट आपके क्या काम आता है, शरीर में किस चीज़ से आपके पास कमी हो रही है, टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, रेडिकल बढ़ रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। तो इस वजह से हमको वो सारी चीज़ों के लिए अवेयर कराना, उनको जागृत करना पड़ेगा। जब सारी चीज़ें बंदा समझ जाएगा तो वो निश्चित रूप से हमारे फूड सप्लीमेंट को भी लेगा। और ऑल इन फूड सप्लीमेंट तो अपना एल्कोमैक्स है ही है, जो कि अपने आप में एक रामबाण है, जो कि सभी का गुरु बना जाए उसको तो कोई औचित्य नहीं है। तो इस तरह से आज हम कितने ही सप्लीमेंट फूड हमारे पास में है, और कुछ जो डिजीज हैं खास उसके लिए अपन लोगों को जो दे सकते हैं, जैसे अर्जुन गनवेटी। आज अर्जुन गनवेटी की बात करते हैं तो आज हमारे गांव में जगह जगह खाल के किनारे अर्जुन का वृक्ष है, जिसे हम हमारी भाषा में कोड़िया बोलते हैं। उस अर्जुन वृक्ष के छोड़े आपको यकीन नहीं होगा, हमारे गांव में कासल बीजीपुर नाम से हेरिटेज होटल है। वहाँ पे कुछ अंग्रेज आते हैं, वो यहाँ से पेड़ों से छाल को मतलब छिलवा के मंगवाते हैं। हमारे बीजीपुर राव साहब उसको लोगों को पैसा देकर वो छाल को इकट्ठा करवाते हैं, और हमारी छाल वो रूस और अमेरिका तक जा रही है, और वहाँ से वो मेडिसिन बना के वापस इंडिया में आ रही है। तो अपने आप में अर्जुन छाल एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो ब्लड को पतला करती है। जो आज हार्ट्स की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, हार्ट्स की प्रॉब्लम के लिए अर्जुन वृक्ष जो है वो अपना आप में एक रामबाण चीज़ है। वो हार्ट प्रॉब्लम को आपको बिल्कुल ठीक कर देगा, ब्लॉकेज को ठीक करेगा, वो खून को पतला करेगा। क्योंकि सारी बीमारी की जड़ है खून का गाढ़ा होना। खून के गाढ़ा होने से ही ब्रेन हेमरेज होता है, खून के गाढ़े होने से ही स्ट्रोक और हार्ट अटैक वगैरह आते हैं, और खून के गाढ़े होने से पैलेस वगैरह आते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों को पैलेस और ये जो अपना खून गाढ़ा हो रहा है उसको पतला करने के लिए अपन बिंदास होकर लोगों को अर्जुन गनवेटी दे सकते हैं, जो कि अपने आप में एक रामबाण चीज़ है। और उसके अलावा चंद्र प्रभावटी है, जो किसी के अगर अपने स्टोन की प्रॉब्लम है तो चंद्र प्रभावटी भी अपने आप में एक रामबाण है। उसके साथ पाइलोकेयर हम दे सकते हैं। तो पाइलोकेयर, तुलसी, उसके पेट को साफ करने के लिए साथ में हम अजवाइन दे सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे मिरेकल प्रोडक्ट हैं, जिसे हम बिंदास होकर हर मंदिर जहाँ जाए हर घर में CMD, अजवाइन और तुलसी तो देना ही देना है, बाकी उसकी नीड के हिसाब प्रोडक्ट देना है। तो अर्जुन गनवेटी है, चंद्र प्रभावटी है, गड़ूची वटी है, ऐसी कई सारी की जड़ी बूटियाँ हैं जो अपने आप में मिरेकल है, और जिससे हम लोगों का भला कर सकते हैं। और ये काम पुण्य का काम है, कहीं कहीं देखा जाए तो इससे हमको लोगों का बहुत आशीर्वाद मिलेगा। अभी तक हमने जिन कंपनियों में काम किया वहाँ से लोगों से हमें बद्दुआएं मिली है, और बद्दुआ के असर के कारण ही हम कहीं कहीं कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन ये पहली बार कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट और ऐसा कंपनी आई है जिसके जो प्रोडक्ट हैं अपने आप में मिरेकल हैं, और जिससे लोगों से हमको दुआएं मिलेगी और ढेर सारी दुआएं मिलेंगी।
आज उन दुआओं के दम पर हम निश्चित रूप से यहाँ पे कामयाब होंगे और पूरे हिंदुस्तान में अपना परचम लहराएंगे। हिंदुस्तान के साथ साथ आने वाले समय में हम पूरी दुनिया के हर कोने कोने में जाएंगे, क्योंकि अपना प्रोडक्ट ही इतना मिरेकल है। और प्लान की तो बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, हम प्लान या बताते नहीं, हम तो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, क्योंकि हमारा मेन जो है वो प्रोडक्ट ही है। प्लान किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम तो एक कंपनी का मार्केटिंग करते हैं और एक अच्छा प्रोडक्ट लोगों को स्वास्थ्य के लिए बेच रहे हैं, यही अपना को बताना है। तो आज टीमैक्स की शुरुआत हुई है, करीब 8-9 महीने हो चुके हैं। 8-9 महीने में भी काफ़ी लीडरों ने अच्छा अपना मुकाम हासिल कर लिया। जैसे गौरव सर है हमारे, जो कि अपने आप में इसकी एक शान है। किशोर सर हैं, किशोर सर के अलावा और भी कई सर हैं, दिवाकर सर हैं, जो कि पूरे इंडिया की जान है और अपने आप में बहुत ज़बरदस्त लीडर हैं। तो ऐसा हम लोग भी बन सकते हैं। किशोर सर के मार्गदर्शन में रहकर अपन निश्चित रूप से हर मुकाम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि किशोर सर का जो एक मोटिवेशन है, उनका जो बोलने का जो तरीका है, समझाने का तरीका है। मैंने आज से नहीं, मैं 92 से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। लाइव में नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कुछ नहीं किया है। और इसमें अभी तक जो काफ़ी लोगों को सुना मैंने, लेकिन जूम पैनल पर जिस ढंग से, जिस बिहेवियर से, जिस हंसी चेहरे के साथ जो किशोर सर बताते हैं, वो अपने आप में लाजवाब है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो इस चीज़ को हर आदमी को कैच करना होगा कि यार हमें एक ऐसा लीडर मिला है जो अपने आप में एक मिरेकल है, जो वास्तव में लोगों को साथ लेके चलने का सपना है। अभी तक होता क्या है कि नेटवर्क में लोग धोखा फ्रेब ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ नेटवर्क एक ऐसी इंडस्ट्री है। आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज ऐसा पूरी दुनिया में क्लेश और उपवाद हो चुका है कि भाई भाई को नहीं चाहता है। भाई भाई के पाँव, आज कोई भाई तरक्की करा तो दूसरा भाई उसको काटने के लिए दौड़ेगा। कोई किसी का साथ नहीं देता है। आज हम किसी को प्रोडक्ट टाइम लेके किसी के पास अपनी कंपनी का प्लान बताने जाते हैं, आप एक भाई के पास जाओगे, साफ मना कर देगा वो आपके पास, चल हट यहाँ से, कोई मतलब नहीं। तो भाई आपका दुश्मन है। लेकिन आज नेटवर्कर जो आज डायरेक्ट सैलरी में हमारे साथ जो नेटवर्कर जुड़ते हैं, हमारे ऑल ओवर इंडिया से नेटवर्क भाई आते हैं, उनका आप अपना आचरण देखिए, उनका एक मिलनसार व्यवहार देखिए, वो अपना आप एक जुड़ाव देखिए, वो लोगों से किस तरह से मिलते हैं, कैसे उनका व्यवहार है। आज मैं अजमेर आता हूँ, किशोर सर हैं और भी कई सर हैं। उसके अलावा कहीं भी दुनिया की किसी भी कोने में जाएँ तो हर वर्ग नेटवर्क साथी मिल जाएगा, वो अपना पूरा मान सम्मान इज्जत देगा, जबकि हमारे घर वाले हमको काटने के दौड़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों को आप दिलों से जोड़ती है। दिलों से जोड़ने का कोई अगर काम करती है तो वो नेटवर्क इंडस्ट्री करती है। और यहाँ बाकी दूसरे कोई लोग आपको इतना साथ नहीं देंगे, कोई किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में हर व्यक्ति एक अपना साथ लेके चलता है, हाथ पकड़ के चलता है, तो वो व्यक्ति को निश्चित रूप से कामयाबी मिलती है। और हर अपलाइन का, हर मेंटर का यही विज़न रहता है कि यार मेरे डाउनलाइन कुछ कमाए तो ही जाके हम सक्सेस होंगे, और उनका वो सक्सेस होंगे तो हम तो अपने आप ही सक्सेस हो जाएंगे। और असली नेटवर्क यही है कि आप अपने लिए मत सोचिए, अपने लिए आपने अभी तक जो सोचा है उससे आपने क्या हासिल कर लिया वो आपके सामने है। लेकिन अब आपको सोच को बदलना होगा। सोच ये रखना होगी, आपको अपने साथ वालों के लिए सोचना होगा। अगर आपने अपने साथ वाले 4-5 लोगों को भला करने का सोच लिया, मिशन मोड में आप आ गए, 5 लोगों को साथ हाथ पकड़ लिया और उनको कामयाबी दिलाने का आपने सोच लिया, तो दुनिया की कोई ताकत ना तो उनको सक्सेस होने से रोक सकती और ना आपको सक्सेस होने की। वो 5 सक्सेस होंगे तो आप तो अपने आप ही हो जाएंगे। आपको अपने आप कहने की, तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप, मेरा कहने का मतलब ये कि नेटवर्क इंडस्ट्री में जो पहले जो फ्रेब धोखा हुआ, जिस कंडीशन से नेटवर्क इंडस्ट्री बदनाम है, उस बदनामी को हमें बेदाग करना है और आप पूरे इंडिया में नेटवर्क के प्रति विश्वास जगाना है। और आज टीमैक्स का प्रचार घर घर में करना है और इस टीमैक्स के प्रोडक्ट को घर घर पहुँचाना है। इसके लिए हमको लोगों का साथ लेके चलना होगा। नीचे अपनी डाउनलाइन जो एक तरह से लाइफ लाइन है, हकीकत देखा जाए तो वो लाइफ लाइन ही है भाई। जिसने भी ये वर्ड निकाला वास्तव में अमेजिंग वर्ड है कि वो डाउनलाइन वास्तव में एक लाइफ लाइन है, क्योंकि वो होंगे, जिंदा होंगे तभी हम जिंदा हैं। वो जिंदा नहीं है तो हम जिंदा नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो भी आएगा, जो पैसा मिलेगा, हमारा जो सपना, ड्रीम्स पूरे आएंगे वो डाउनलाइन के माध्यम से होंगे। तो डाउनलाइन को भी अपना ड्रीम्स दिखाना होगा। उनको कोई किसी के ड्रीम्स कम है तो उनको अगले ड्रीम्स के प्रति जागृत करना होगा। जागृत करेंगे, ड्रीम्स अगर दिखाएंगे तो वो अच्छी तरह से ड्रीम्स को सोच के काम करने के लिए प्रेरित होंगे। वो अपनी लिस्टिंग बनाएंगे, अपने रिश्तेदारों की बनाएंगे, पड़ोसियों की बनाएंगे और अपरिचितों की बनाएंगे। सभी उस लिस्ट पे काम करेंगे और उसके लिए सपोर्टिंग हेतु पूरा अप्लायंस
जो कि है मेंटर्स लोग हैं वो सारे तैयार हैं, और सबको तैयार रहना चाहिए निश्चित रूप से। अगर डाउनलाइन काम करेगा, जिसकी इच्छा है तो उसको काम करना है और करेगा तो साथ मिलेगा, तो निश्चित रूप से वो कामयाब होगा और अपलाइन अपने आप ही कामयाब हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो इंडस्ट्री हमको मिली है, अब बार बार हमें चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि टीमेस अपने आप में एक मिरेकल अमेजिंग कंपनी है। और एक तो सबसे बड़ी बात लिमिटेड कंपनी है, ना कि प्राइवेट लिमिटेड है। बाकी जितनी भी कंपनी मार्केट में चल रही सारी की सारी प्राइवेट लिमिटेड है। ये लिमिटेड कंपनी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लिमिटेड कंपनी का ओनर कभी भी चेंज हो सकता है, ये उसकी खासियत होती है, क्योंकि उसमें शेयर होल्डर्स होते हैं। और जो जिसके मान लो किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए, तो हमारे फील्ड में से भी कोई आके एमडी बन सकता है, सीईओ बन सकता है। तो लिमिटेड कंपनी ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। प्राइवेट लिमिटेड तो कोई भी बना देते हैं, लिमिटेड बनाना बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारी टीमेक्स कंपनी लिमिटेड कंपनी है, प्रोडक्ट अमेजिंग है, प्लान अमेजिंग है, सारे सिस्टम में बोलने वाले अमेजिंग है। ठीक है सर। एक सेकंड। चलो, सर का फ़ोन आ रहा था, मेरे हिसाब से मैं कुछ थोड़ा ज़्यादा ही बोल गया, तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब किशोर सर बोलेंगे आगे। ओके सर, थैंक यू। देवेंद्र जी जी, आज की आपकी जो होस्टिंग थी, मतलब सुपर, ऐसा लग रहा था हम आपको ही सुनते रहे। बहुत जबरदस्त, ग्रेट। आपके अंदर का दिल का जो गुबार है, जो आपके अंदर की दिल की आग है, वो बाहर आ रही थी। तो मुझे खुशी है कि आपने अपने बात को आगे रखा। अब चूंकि समय की मर्यादा है और आज का सेशन जो था हमारे गिरवर जी का था, तो इसलिए आज माफी चाहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका पूरे दिन का पूरा टाइम का सेशन होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम हम जल्दी रखते हैं। और अभी आपको जस्ट गिरवर जी को इनवाइट करना है और उनके बारे में थोड़ा परिचय दीजिए और आगे इनवाइट कीजिए। चूंकि आप होस्ट आप हैं, तो जिम्मेदारी आपकी है। वेलकम सर, थैंक यू सो मच। तो अब मैं जैसे कि निर्देशानुसार मैं अब मेरे अपलाइन, मेरे ग्रेट अपलाइन जैसे कि डीके सोनी जी हैं और अपलाइन गिरवर सिंह जी हैं, जो को कोटा राजस्थान से हैं। मैं उनको इनवाइट करता हूं कि वो मंच पर आएँ और अपने सब अपने वाणी से उद्बोधन करें। थैंक यू सर। धन्यवाद देवेंद्र जी। आज आपकी होस्टिंग थी और बहुत ही बढ़िया लगा। इतनी गजब की होस्टिंग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पैनल पे जितने भी लीडर्स हैं अपन कमांडो, उनका सबका वेलकम है और बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी को। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब देवेंद्र जी जो बातें कर रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था कि बस सुनते ही जाएं। किशोर सर ने जो बताया, बहुत एनर्जी के साथ में उन्होंने अपनी सारी बातें हम लोगों के सामने रखी। तो बेहतरीन उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और जैसा कि मुझे जिम्मेदारी सर ने, किशोर सर ने दी है, आमंत्रण की कला, हम इस बिजनेस के अंदर अलग अलग स्टेप होते हैं, उन स्टेपों को फॉलो करेंगे। तो इसके अंदर एक आमंत्रण की कला और प्लान का प्रेजेंटेशन, दो चीज का सब्जेक्ट आज हम ले रहे हैं कि आमंत्रण की कला किस तरीके से होनी चाहिए ताकि बिजनेस को अपन ग्रोथ कर सके। क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं, यूजफुल हैं और अपने रिजल्ट भी काफी अच्छे आए हैं। तो हमें अब लोगों को बिजनेस के अंदर लेके आना है, तो उसके लिए हमें आमंत्रण की कला को सीखना होगा। और सर ने हमें बताया उसके बारे में, आमंत्रण की कला सिखाई भी है सर ने। और मैं दोबारा से उस पे प्रकाश डालूंगा कि किस तरीके से किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमें, कि आमंत्रित करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनके ऊपर अपन बात करेंगे। तो पहले कि आमंत्रण की कला इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी अपने शब्दों को एकदम सटीक रखना चाहिए ताकि कि सामने वाले को उसकी वैल्यू मालूम रहे कि आमंत्रण किस चीज के लिए, कि हमें एक प्लान प्रेजेंटेशन के लिए उनको आमंत्रित करते हैं, एक उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम उनको इस सिस्टम में लाने के लिए उनको जैसे कि
प्लान वगैरह बताएंगे, तो उसका एक सिस्टमेटिक तरीका होता है जो कि हम फॉलो करेंगे। तो इसमें आमंत्रण की कला, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो किसी कोई उद्देश्य होता है जिसकी वजह से कि हम किसी को इनवाइट करते हैं या किसी को कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह बताते हैं। तो आजकल जिस तरीके से मार्केट के अंदर बहुत सारे तरीके हैं, लोग बाग गलत तरीके से इनवाइट करते हैं तो उनके परिणाम भी गलत ही आते हैं। जिस तरीके से अपन कहते हैं कि अरे बहुत बढ़िया स्कीम है, चलो ठीक है, आप कहाँ हो, जल्दी से मुझे मिलो, एक बहुत बढ़िया स्कीम आई है मार्केट में, एक बहुत बड़ा प्लान है, जो कि इस तरीके से बताया जाता है। तो सामने वाला आदमी कहता है कि यार ये बहुत सारी स्कीम ऐसी आती है, तो कि मैं उसमें मतलब स्कीम मेंबर जोड़ने की, चैनल वगैरह चेन बनाने की, इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर आदमी क्या है कि सोचता है कि यार अरे नहीं, मैं तो इन चीजों में नहीं फंसना चाहता। ये चीजें हैं तो कि हमें इसका बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले तो बहुत ही कम शब्दों में, सटीक शब्दों में सामने वाले को इनवाइट करना रहता है। कि जैसे कि हम मैं आपको बताऊं कि किसी को हम कॉल करते हैं कि सर आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहेगा कि मैं बढ़िया हूँ, उनके परिवार का हालचाल जाने और वो क्या कर रहे हैं। तो उनसे एक सीधा सिंपल सा सवाल करना है हमें कि सर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ। तो वो कह गया कि ठीक है, आप किस संदर्भ में बात करना चाहते हैं। तो आप उनसे कह सकते हो कि सर मैं बस आपके पास आके अपन बैठ के बातचीत करेंगे, एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण बात है जिसके ऊपर सब्जेक्ट है, जिस पे मैं बात करूंगा, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपन इस पर 15 से 20 मिनट की चर्चा करेंगे, 15 से 20 मिनट की चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से तो हम कब मिल सकते हैं, तो सामने वाला आदमी कहेगा कि मुझे कितने टाइम पे मिलना है, तो उसी हिसाब से अपन को उसको समय लेना है। जैसे मान लीजिए उसने कहा कि मैं 10 बजे मिलना चाहता हूँ आपसे, तो हम 10 बजे के आसपास उनसे मिलते हैं। तो इस तरीके से टाइम फिक्स हो गया। टाइम फिक्स होने के बाद में हम अगले दिन उसके पास में समय से उसके पास में जाना है अपन को। और समय से जैसे ही अपन जाएंगे तो जो समय है उसके 1 घंटे आधा घंटा पहले उसके घर की दूरी कितनी है उसके हिसाब से आप उसको पहले फोन कर लीजिए, ताकि आप फोन करने से उसको ये लगे कि हाँ यार ये मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं और किसी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे। तो इससे क्या है कि उसका एक सब्जेक्ट क्लियर होता है कि हमें बैठ के बातचीत करनी है, तो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्या होगा, तो उसके दिमाग में एक सवाल चलते रहेंगे। सवाल चलेगा तो उसका मतलब वो उसका दिमाग काम करेगा, पॉजिटिविटी एंगल से वो उस चीज को सोचेगा। तो अब जैसे उसके पास में हम जाते हैं तो हमारा ड्रेस कोड, जैसा कि कल सब्जेक्ट का, ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसके अंदर। क्योंकि जैसे ही वो आप उसके सामने जाते हो तो 5 से 10 मिनट वो आपको एनालाइज करता है और आपकी ड्रेसअप को देख के वो बहुत सारी चीजें अपने अंदर सवाल उसके जो होते हैं उनको वो देखता है। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे कि हम सवाल करेंगे कि सामने वाला आदमी, जैसे अपन उसके पास में जाके खड़े होते हैं, तो अगर हमारा जैसे मान लीजिए साधारण सी हमने कपड़े पहने हुए हैं, शर्ट बाहर है, चप्पल में हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहती है जितना कि अपन बढ़िया तो वेल सेट कपड़े पहन के जाते हैं उसके पास में, और बढ़िया मतलब प्रेस करे हुए कपड़े हों और बढ़िया अपन अच्छी तरीके से उसके पास में जूते वगैरह पहन के जाते हैं, तो वो अपन को उसी तरीके से देखता है। फिर अपन उसके पास में चर्चा करते हैं, क्योंकि अपन डायरेक्ट जाके बिजनेस की चर्चा करेंगे तो वो सामने वाला आदमी ये लगेगा उसको कि यार ये तो कोई बिजनेस वगैरह या जोड़ने जुड़ाने वाले काम है, इस तरीके से वो बात को अपनी को समझेगा। तो हमें क्या करना है कि उसको पहले परिवार के बारे में थोड़ा जानना है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं 2 से 5 मिनट अपन बैठ के एक सीरियस मैटर के ऊपर बात करेंगे। तो सामने वाला आदमी भी, तो उसके अपन को कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि सामने वालों को कह देगा सर हम 10 से 15 मिनट बात करेंगे, तो किसी तरीके का कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, इसके लिए अपने मोबाइल को भी साइलेंट मोड पे डाल दें, उसके मोबाइल को भी साइलेंट मोड पे डाल दें। तो इससे क्या होगा कि सामने वाले को ये महसूस होगा कि यार ये वास्तव में किसी अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर बात करेगा। तो उसका जो दिमाग है ना वो एक्टिव मोड पे रहेगा। एक्टिव मोड पे रहेगा तो आप जिस शब्दों को जो उनको बताना चाह रहे हो वो शांतिपूर्वक उसको सुनेगा। तो आप उससे बात करेंगे कि हम उससे बात करते हैं फिर कि किस तरीके से हमें, तो आप उसको बारे में बताइए कि जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में हमें उनको सबसे पहले बताना है, हेल्थ के बारे में उनको बताना है, क्योंकि आज लोग अब कितना भी पैसा कमा लें लेकिन हेल्थ नहीं कमा सकते। तो हमें शुरुआत इस तरीके से करनी है कि जो चीजें वर्तमान में हो रही है वो यस में ही उसका जवाब है। तो हम उसको
हम उससे बात करेंगे और बात करके उसको सामने वाले व्यक्ति को किस तरीके से कहेंगे कि सर देखो, आज हम जो खान पीन खा रहे हैं, आज हम जानते हैं कि हमारा जो खान पीन है बहुत मतलब बिगड़ चुका है। हम जिस सप्लीमेंट को खा रहे हैं, जिस खाने को हम खा रहे हैं, वो कितना पॉल्यूशन वाला खाना है। और आज हम जो बच्चों को अपने दे रहे हैं वो अनहेल्दी फूड दे रहे हैं, जिससे कि क्या है कि बहुत सारी दिक्कतें हमें सामने आ रही है। आज हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन मतलब कोई ना कोई बीमारी ऐसी लग जाती है कि लाइलाज बीमारी हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। और आज हमारे जीवन की जो लाइफ स्टाइल है वो 50 से 60 साल ही रह गई है, और वो भी हेल्दी नहीं है। वो एकदम बीमारी वाली लाइफ हम जी रहे हैं। क्योंकि आज देख रहे हैं कि हम 18 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा के बाल सफेद हो रहे हैं, उनकी झुर्रियां पड़ रही हैं, उनमें वो एक्टिवनेस नहीं है, डलनेस से पूरी पूरी थके हुए रहते हैं बच्चे। जिस तरीके से पहले जो एक्टिविटी करते थे वो एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। तो इस तरीके की सवाल जब हम उनसे करते हैं तो उनका जो नजरिया है वो एकदम पॉजिटिव वे में आता है कि हाँ यार ये एकदम सही कह रहे हैं। और इस तरीके से जब आप अपना बात रखते हो तो वो फिर के हमें इसका सॉल्यूशन क्या निकालना है। जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर हम उसको फिर बताते हैं कि हमारा जो आज का जो सॉल्यूशन है वो इसी हम क्या क्या सॉल्यूशन इसमें दे सकते हैं। हम हमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के ऊपर जाना है और बेहतरीन कंपनी के साथ में जाना है। तो हम अपनी कंपनी के बारे में बता सकते हैं कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया रिजल्ट जिनके हैं। हम इसके बारे में बता सकते हैं उनको, अपने प्रोडक्टों के बारे में बता सकते हैं, सीएमडी वगैरह के बारे में बता सकते हैं, डेमो वगैरह बता सकते हैं। तो डेमो की किट वगैरह हमारे साथ में होनी चाहिए, प्रोडक्ट हमारे साथ में होने चाहिए। और फिर अपन उसको, जैसा कि अभी सर ने बताया था कि सीएमडी के बारे में, एल्कोमैक्स के बारे में और ब्रासलेट के बारे में अपन उसको डेमो देके बता सकते हैं, तो वो आपकी पूरी की पूरी बातों को सुनेगा। अब इसमें आमंत्रण के लिए हम देखते हैं तो आमंत्रण के भी अलग अलग तरीके होते हैं और हर एक व्यक्ति से आमंत्रण अलग अलग तरीके से होता है। जिस तरीके से हम एक बिजनेसमैन के साथ में बैठते हैं तो उसका आमंत्रण की एक कला अलग होती है, एक किसान के साथ में बैठते हैं तो उसकी एक अलग कला होती है, एक मित्र के साथ बैठते हैं तो उसकी एक अलग से कला होती है कि जिस तरीके से हम बताते हैं तो वो उस चीज का अलग अलग तरीके के इन्विटेशन को अलग अलग तरीके से अपन को प्रेजेंट करना रहता है। वो हमारी जैसे जैसे कि हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो धीरे 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 करके अपन को उसमें पारंगत हासिल हो जाती है। तो हम आगे से आगे जैसे जैसे इस काम को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमें नॉलेज उस चीज की आती चली जाएगी और उसी तरीके से हम प्रेजेंट अपन अपना इन्विटेशन देते हैं। तो इस तरीके से इन्विटेशन को हम अगर सामने वाले को रखते हैं तो वो उसके परिणाम भी बहुत अच्छे आते हैं। और हमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कभी भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो उस टाइम पे न तो हमें किसी स्कीम के बारे में बताना है कि हम किसी स्कीम के अंदर काम कर रहे हैं या कोई मेंबर जोड़ने वाली स्कीम है या फिर किसी चेन वाले सिस्टम में हम काम कर रहे हैं। तो उससे क्या है कि आदमी बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहा है आज के समय में। जैसा कि अभी देवेंद्र जी ने बताया है कि मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां आती है तो वो मेंबर जोड़ने की स्कीमें वगैरह बताती है, जिससे कि उनको ऐसा फील होता है कि यार ये चीज नेगेटिव है और ये चीज सही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से अगर आप उसको सामने उसकी समस्या को रखोगे तो वो उसको ये लगेगा कि हाँ यार ये वास्तव में समस्या है। जब आप उसको बताते हो कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अपने बच्चों को देते हैं और ये चीजें तो उसको कहीं ना कहीं से खरीदनी है कि आज प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं से ले ही रहा है। तो वो उसको ये भी चाहिए अपन को रियलाइज कराना है कि सर आप एक बार बताइए कि आप दूसरी जगह से कहीं से भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, आपकी मजबूरी है कि प्रोडक्ट तो आपको यूज में लेना ही लेना है चाहे कहीं से भी ले। लेकिन आज जहां से आप प्रोडक्ट को ले रहे हैं, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले जहां से भी अपन आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हो वो केमिकल वाले प्रोडक्ट आ रहे हैं, क्योंकि आप जान ही रहे हैं आज ब्रांडेड बड़ी से बड़ी कंपनियों के जो प्रोडक्ट आते हैं वो भी केमिकल वाले प्रोडक्ट है। अब आज हम अपने हाथों से अपने बच्चों को केमिकल वाले प्रोडक्ट दे रहे हैं बड़े चाव से, लेकिन हमें नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। उसको बताना है कि सर हमें इतने दिन तो नॉलेज नहीं थी कि हमें ये प्रोडक्ट है। तो आज जो हमारे पास में जो प्रोडक्ट है वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट है और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है। तो आदमी को ये महसूस होता है कि हाँ यार मैं ये गलती कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को जो प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ वास्तव में मुझे जो चीज खिलानी चाहिए वो नहीं खिला पा रहा हूँ। इतना सा करने मात्र से उसको ऑटोमेटिकली ऑटो मोड पे वो अपनी दुकान को चेंज करेगा और अपने जो टीमेक्स का काम है उसको सीधा पूरा सिंपल पूरा सिस्टम उसको बताना है किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है।
तो फिर उसको ये ऐसा लगेगा ही नहीं, महसूस ही नहीं होगा कि मैं किसी मेंबर वाली स्कीम में या किसी उसके अंदर जुड़ रहा हूँ। और ये अपन मेंबर वाली स्कीम नहीं है, अपन लोगों को एक अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को एक अच्छी सोच दे रहे हैं, उनको प्रोडक्ट जब अपन चेंज करा रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भलाई का काम कर रहे हैं। और इन सिस्टम के अंदर आप किसी को कुछ देने के लिए जा रहे हो सर, आप अगर किसी को कुछ चीज देने जा रहे हो तो अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपकी बात को वो बड़ी ध्यान से सुने। और कॉन्फिडेंस जब ही आएगा जब आप इसको प्रोडक्ट को यूज करोगे, जब आप प्रोडक्ट को यूज करोगे तो आपके अंदर से विश्वास आएगा, और वही विश्वास आपको आपकी जो प्रेजेंटेशन करोगे आप उसमें आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो इस तरीके से जैसे ही आप किसी भी चीज के लिए बारे में बताओगे तो उसको एक अच्छा लगेगा कि यार ये मुझे बहुत बढ़िया चीजें बता रहे हैं सर। और मैं इस तरीके से उनको ये भी बता सकते हैं कि सर आज देखो कि ब्रेन हेमरेज की जो समस्या है वो कितनी गंभीर समस्या है। आए दिन हम देख रहे हैं कि कोई अच्छी खासा हेल्थ पे ध्यान देने वाला व्यक्ति जो कि मतलब मॉर्निंग वॉक भी करता है, जिम भी करता है, घूमने भी जाता है सारे, और अच्छे अच्छे खाना भी खा रहे हैं, उन लोगों को भी ब्रेन हेमरेज की समस्या हो रही है। तो इनका समाधान क्या है? आज पैरालाइज हो रहा है, पैरालाइज जिसके घर में हो जाता है तो सर उसके पूरे घर का इस तरीके से व्यवस्था पूरी बिगड़ जाती है कि जो घर मतलब कह सकते हैं कि मान लीजिए एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको कि एक मान लीजिए कि कोई एक बिजनेसमैन है, दुकानदार है, वो सुबह दुकान खोलता है, अपनी आमदनी को स्टार्ट करता है, 10-20 हजार 50 हजार 1 लाख की इनकम वो महीने की कमाता है। अगर उस बंदे को पैरालाइज हो जाता है तो उसकी जो इनकम है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है सर। उसको दुकान बंद करनी पड़ेगी, शटर उसका डाउन करना पड़ेगा, और उसका जो पूरा जो जीवन है वो पैरालाइज अगर जब होता है तो उसके परिवार पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारी चीजें अपन को उसको बतानी है। तो कि यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटी अपन को मिलती है ये सारी चीजें उसको बतानी है। तो कि अगर हम सही खान पीन अगर खाते हैं तो अपना शरीर बीमार ही नहीं होगा, क्योंकि अपना शरीर जिस तरीके से अभी देवेंद्र जी ने बताया कि 3 चीजों से अपना शरीर चलता है, हवा, पानी और भोजन। क्योंकि आज इन चीजों पे ध्यान देते हैं तो अपना स्वास्थ्य कभी भी खराब ही नहीं होगा। छोटी मोटी बीमारियां तो आती रहती है, वो चलता रहता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर पूरी तरीके से, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो दवाइयों से नहीं चलता है, हमारा शरीर हमेशा चलता है एक अच्छे भोजन से, जिसमें कि सारे सप्लीमेंट अगर अपने भोजन के अंदर आ रहे हैं तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। और अच्छा पानी हम पी रहे हैं, क्योंकि सीएमडी का पानी आपको पता ही है कि सीएमडी का पानी किस तरीके से रोल अदा करता है, कि पानी की जो चारों प्रॉपर्टी है वो उसके अंदर होती है। तो जब वो अच्छा पानी पिएगा, अच्छा भोजन खाएगा, तो उसकी मेंटेलिटी भी अच्छी होगी, सारा सब कुछ अच्छा होगा, और वो बीमार न पड़ने के लिए काफी हद तक वो मतलब प्रिपेयर रहेगा कि मैं ज्यादातर इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी, और सारी चीजें अगर अच्छी रहेगी तो वो बीमार बहुत कम ना के बराबर पड़ पाएगा। तो इन चीजों से अपन उनको बताते हैं। तो इनविटेशन की जो जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, इनविटेशन में मैंने बताया कि साधारण तरीके से हम इनवाइट करते हैं लोगों को। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम, जैसे कि अपन फ्रेंड को इनवाइट करते हैं तो फ्रेंड को हम कहेंगे कि सर और क्या हाल चाल है, तो फ्रेंड को अपन कॉल करेंगे तो किस तरीके से अपन को उसको बताना है कि एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो अपन बैठ के 10 मिनट बात करते हैं और अपने इसके बारे में बताता हूँ। तो ये एक फ्रेंड के बारे में बताने के लिए एक अलग तरीका अपन को आजमाना है। और किसान से संबंधित अगर अपन को प्रेजेंटेशन देना है तो किसान के बारे में की बात करनी है, क्योंकि सर मेरे पास में एग्रीकल्चर के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर अपन बात करेंगे, उससे कि आपकी हेल्थ भी सही होगी और आपकी जो खेती बाड़ी है उसके अंदर भी आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। तो उसको अपन उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि अपन को क्या है कि सामने वाले के पास में बैठ के ये महसूस करना है, 5 से 10 मिनट अपन को उससे बात करनी है, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि सामने वाला आदमी चाहता क्या है। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जिनको के पैसे की कोई कमी नहीं होती, उनके बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा वो रहते हैं। तो उनको क्या है कि ये हमें जैसे बातचीत करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि यार इस बंदे को क्या नाम से पैसे की तो कोई कमी नहीं है। तो उसके बारे में अगर आप उसको पैसे के लिए प्लान दिखाओगे तो वो आपको महत्व नहीं देगा। और वहीं पे अगर आप उसको क्या नाम से उसको आपको ये महसूस हो जाएगा कि ये सामने वाला आदमी ये चाहता है कि भाई मुझे मान सम्मान और इज्जत मिले, तो आप उसको मान सम्मान के बारे में बताइए यहाँ पे
कि सर अगर आप यहाँ पे आते हैं तो कई लोगों का आप भला करोगे, और उन लोगों को जब वास्तव में आपको सम्मानित जो दिल से किया जाता है वो यहाँ पे हम लोग करते हैं। जो लोग कामयाब होते हैं उनका हम दिल से सम्मान करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जहाँ पे कि हम जाते हैं तो दिल से जुड़ते हैं। आज मैं जब निमेड़ा चित्तौड़ गया था तो एक देवेंद्र जी थे, जो कि मुझे वहां से कांटेक्ट मिला, तो मैंने देवेंद्र जी के साथ में गया। उसके बाद में आज हमारा इतना बढ़िया वो है कि एक सगे भाई से भी ज्यादा घनिष्ठता यहाँ पे बनती है। आज वो दिल से सम्मान करते हैं, और वहाँ के कई लोग हैं जिनके साथ में मैं मिला, और आज वो लोग सब दिल से मुझे सम्मान करते हैं, मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ। मैंने अपना जो समय है वो इन लोगों की कामयाबी के लिए खर्च किया है, और आज मैं आने वाले समय में और धीरे धीरे, जैसे कि आज मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने सर को मैंने कहा, कितनी बार बहुत बार कहा मैंने, कहा सर मुझे आपको सिल्वर बनाना है, सिल्वर बनाना है, सिल्वर बनाना। उन्होंने कहा, मुझे कहा कि सर मैं बन जाऊंगा सिल्वर, आप टेंशन मत लो। हर क्लोजिंग पे मैं ये कहता था कि सर मुझे सिल्वर बनाना है, आपको आपको नीचे दो तीन लोग हैं उनको मैंने कहा ब्रॉन्ज बनाना है। तो देवेंद्र जी ने कई बार मुझे कहा कि सर आप टेंशन ना लो, सिल्वर भी बनेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे सब काम होगा। लेकिन मेरा एक ही फोकस था कि मुझे इनको सिल्वर बनाना है। आज जैसे ही ये सिल्वर हुए तो मुझे बहुत खुशी हुई। हरिओम जी सिल्वर हुए, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत सारे अब धीरे धीरे हम लेवल को अचीव करें, क्योंकि देखो हर चीज को एक सीखना पड़ता है। हम 6 महीने तक इस बिजनेस के अंदर ये मानिए कि, क्योंकि देखो हमारे अलग अलग फील्ड से हम लोग आते हैं। किसी को दुकान का नॉलेज है, किसी को कंस्ट्रक्शन का नॉलेज है, किसी को दवाइयों का नॉलेज है, किसी को नौकरी का नॉलेज है, किसी को किस चीज का नॉलेज है। तो अपन हर फील्ड में अपने अपने फील्ड में मास्टर हैं। लेकिन जब नेटवर्किंग सिस्टम के अंदर आते हैं तो अपन को बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं, और जब यहाँ पे हम सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर से जो चीजें हैं वो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, जिससे कि हम इस सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोगों ने अपने अंदर बदलाव किया, और बदलाव करते करते आज हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि ताकि हम लोगों को एक अच्छा महसूस हो रहा है कि हम लोगों से इस तरीके से जुड़े हैं। ये हमारी बिजनेस में तो सपोर्ट करते ही हैं, हमारी लाइफ के अंदर भी सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से मतलब हम लोग बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, और किशोर सर के नेतृत्व में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम प्लान प्रेजेंटेशन पे आते हैं कि अगर प्लान हमें दिखाना है तो सबसे पहले जो प्लान दिखाने के लिए हमें उस सामने वाले आदमी की आवश्यकता को देखना पड़ेगा कि सामने वाले की क्या आवश्यकता है। अगर उसकी आवश्यकता के हिसाब से हम काम करते हैं तो हम बेहतर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। प्रेजेंटेशन देने के लिए हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हमारा डेमो किट हमारे साथ होना चाहिए, पेपर हमारे साथ में होने चाहिए। जिस तरीके से हम देखते हैं कि सर एक लाखों रुपए की गाड़ी एक चाबी से चलती है, ठीक उसी तरीके से हमारा व्यापार है। व्यापार को हमें चलाना है तो हमारा प्रेजेंटेशन स्ट्रोंग होना चाहिए, और प्रेजेंटेशन जब स्ट्रोंग जब होता है तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारा कॉन्फिडेंस पॉजिटिव होना चाहिए। हमारा आत्म जो हम कह सकते हैं कि हमारा आत्म अंदर से जो कॉन्फिडेंस है वो इतना स्ट्रोंग होना चाहिए कि सामने वाले आदमी को हमारी बात को सुनने के लिए विवश होना पड़ जाए। तो ये आपका कॉन्फिडेंस ही आपको कामयाबी दिलाता है। तो हमें कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? हमें कॉन्फिडेंस ऐसे जूम मीटिंग से ही आएगा। जैसा कि अभी मैं सुबह 6 बजे वाली मीटिंग में था, तो वहां पे जो बताया गया है कि छोटे छोटे स्टेप लेने से ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे सर ने मुझे कहा कि कुछ समय आप होस्टिंग करिए, फिर उसके बाद में बोलने के लिए कहा, फिर ऐसे करते करते आज धीरे धीरे मैं बोलना सीख रहा हूँ। शायद हो सकता है मैं उतना परफेक्ट नहीं बोल पा रहा हूँ, इतनी परफेक्ट तरीके से मैं समझा नहीं पाया, लेकिन अब धीरे धीरे करके हम बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये कोर मीटिंग का ही परिणाम है कि जो कि हम लोग बोलना सीख रहे हैं। आज से पहले हम लोग इतना बोल भी नहीं पाते थे, जैसे कि किशोर सर को पता है, हरिओम जी सर को पता है, जो कि हम शुरुआत से जुड़े हुए हैं। तो हम मतलब टालने की कोशिश करते थे, सर हो जाएगा कोई नहीं, हम कर लेंगे, बोल लेंगे। लेकिन जो अंदर से जो कॉन्फिडेंस आया है वो धीरे धीरे फील्ड में उतरने से ही मैंने कसम खा ली थी कि नहीं, मुझे अब
कामयाब होना है तो मैंने कोटा छोड़ दिया था। 1.5 महीने के लिए मैं कोटा से बाहर निकल गया और दिलो जान से मैं अपने देवेंद्र जी सर को तैयार करने के लिए मैंने पूरी कमिटमेंट तरीके से काम किया और देवेंद्र सर को मैंने जबरदस्त तरीके से मैं उनके साथ में लगा। आज जब उनकी कामयाबी जब सामने आ रही है, जब सब लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, तो मुझे अंदर से संतुष्टि हो रही है कि यार मेरी जो मेहनत थी वो कामयाब हुई। और ऐसे ही मैं अब सब लोगों के लिए जो मेरी लाइफ लाइन है उनके लिए मैं जबरदस्त तरीके से प्लानिंग कर रहा हूँ, करके साथ में सीख रहा हूँ। और अलग अलग जगह पे हम लोग बिजनेस बिल्ड करने का एक जो अंदर से कॉन्फिडेंस आया है वो यहीं से ही आया है। फील्ड में उतरने से जब कहते हैं ना कि तालाब में किसी को फेंक दो तो ऑटोमेटिक वो हाथ पैर मारना सीख जाता है, और जब चिड़िया का उड़ना होता है तो वो अपने घोंसले से अपने बच्चों को नीचे पटक देती है, और जब वो नीचे गिर जाते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से उड़ नहीं पाते, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे वो उड़ना सीखें। तो वो धीरे धीरे जैसे ही उड़ना सीखते हैं तो उनके पंखों में एक ताकत आ जाती है, एक जान आ जाती है, और वो जान ही उस तरीके से काम आती है क्योंकि उसको उड़ना तो अकेला ही है। और यहाँ पे भी वही है सर, हमें उड़ना अकेला ही है। हमें जिस तरीके से काम करना है तो हमें खुद को सीखना पड़ेगा। हम जिस दिन अपने आप को सीखना चालू कर देंगे कि मुझे ही कामयाब होना है, मुझे अपने लोगों को कामयाब करना है, ये जज्बा जिस दिन अपने अंदर आ जाता है तो आप दुनिया की किसी भी ताकत से किसी के भी सामने बैठ जाइए, आपका कॉन्फिडेंस कम हो ही नहीं सकता। आप अपनी कॉन्फिडेंस से अपनी बात को रखोगे तो सामने वाले की मजबूरी है कि आपकी बात को वो सुनेगा ही सुनेगा, समझेगा, सारी बात को समझेगा। बस आपको ये कलाएं सीखनी होगी कि किस तरीके से मुझे प्लान प्रेजेंटेशन करना है। तो प्लान प्रेजेंटेशन करते समय भी बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है कि हम किस तरीके से सामने वाले आदमी के लिए अपनी किस बात को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से रख रहे हैं, इसका भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें अपना प्लान को किट को पूरा प्लान किट हमें रखना होता है कि प्लान में जिस तरीके से हम डेमो वगैरह देते हैं, जैसे हरिओम जी सर का जो डेमो किट है बहुत ही जबरदस्त है, और उसी तरीके से सबको अपना डेमो किट तैयार रखना है। और बहुत सारी चीजें कि जैसे कि प्लान हम कर रहे हैं तो सामने वाले को नीड किस चीज की है, हमें उसका फोकस बातों से ही पता करना है कि उसका क्या फोकस है, उसी के ऊपर अपन को बात करनी है। अगर उसका प्रोडक्ट के ऊपर फोकस है तो आप प्रोडक्ट के ऊपर ही बात करो, यही प्लान है। और अगर आपको लगता है फिर कुछ समय बाद में जैसे उसको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो उसके बाद में उसके इनकम की बात करो। जब उसको इनकम की बात करते हैं तो जब हम उसको प्लान का प्रेजेंटेशन करते हैं, मेनली क्या है कि हमें प्लान प्रेजेंटेशन करने से पहले हमें कि वो आदमी नीडी होना चाहिए। नीडी से मतलब उस आदमी को जैसे कि मैन होना चाहिए, MAN मैन। मैन का मतलब ये होता है कि उसको मनी की नीड होनी चाहिए और उसको ऑथोरिटी होनी चाहिए और उसको नीड होना चाहिए कि किसी भी काम को करने की आवश्यकता क्यों है, उसको उस नीड की उसको आवश्यकता क्यों है उसको आपको निखारना होगा, अंदर से उसकी बातों को बताना होगा। बहुत से लोगों के जो ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, वो अंदर ही कुचले जाते हैं। मतलब आप जिस तरीके से वो काम करते हैं, जैसे शुरुआत में जैसे कि लोग बाग काम करते हैं तो अपने ड्रीम्स के लिए काम करते हैं। जब छोटे होते हैं, जब हम 10वीं 12वीं में थे, तब हमें पता है कि हम जब भी बात करते थे तो ये कहते थे कि पापा आज मैं जब बड़ा होऊंगा तब आपको ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, मैं आपको देश विदेश घुमाने लेके जाऊंगा, मैं आपको एक लग्जरी कार में उठाऊंगा। ये सारे एक व्यक्ति के सपने होते हैं, क्योंकि लेकिन परिस्थिति और वक्त के अनुसार जैसे जैसे कि हम अपने बिजनेस को, व्यापार को अपन आगे बढ़ाते हैं या फिर नौकरी पैसे में जाते हैं तो हम उन चीजों को धीरे धीरे करके हम भूलते जाते हैं, तो वो सपने हमारे कुचले हुए रहते हैं। तो हमें उनके सपनों को उजागर करना है कि सर आप बचपन में जो सपने देखा करते थे, क्या आप 10 साल का आपको काम करते हुए, 20 साल काम करते हुए हो गए, 30 साल काम करते हुए हो गए, 40 साल काम करते हुए, क्या आप उन सपनों को पूरा कर पाए? तो वो कहेगा कि नहीं सर, मेरे बचपन में ऐसे सपने थे, वैसे सपने थे, लेकिन मैं उनको पूरा नहीं कर पाया। तो कि सर उसकी वजह क्या रही? कि वजह ये रही कि नौकरी धंधे में आ गए तो अब समय नहीं मिलता, और नौकरी धंधे में कितना पैसा है कि आपको पता ही है कि 10 मतलब कोई 10,000 रुपए का काम कर रहा है, कोई 20 का कर रहा है, कोई 30 का कर रहा है, कोई 40 का कर रहा है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग जिस तरीके का काम है उस तरीके से उसके इनकम। तो उन सपनों को वो लोग पूरा करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो उसकी इनकम ही इतनी नहीं है कि जो अपने सपनों को पूरा कर ले।
अपने लोगों को लिए वो मतलब अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो व्यक्ति अपने लिए तो जी नहीं पा रहा, वो अपने परिवार के लिए अपने खर्चों के लिए ही लड़ रहा है। उसको महीने की ईएमआई की टेंशन है, उसको बहुत सारे अपने बच्चों के खर्चों की चिंता है, उसको बच्चों को एजुकेशन की चिंता है, उसको बच्चों की क्या नाम से अपने बड़े होने के बाद में शादी की चिंता है, बहुत सारी चीज, मकान की चिंता है, इस तरीके से बहुत सारी चिंताओं में घिरा रहता है व्यक्ति। जो उसको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता ही नहीं है कि ये उसके सपनों की बात करे। जब अपन किसी के सपनों की बात करते हैं, तसल्ली के साथ में उसके सपनों के बारे में बात करते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि यार ये कोई मतलब अलग ही मतलब व्यक्ति है जो कि मेरे सपनों के लिए बात कर रहा है। और नेटवर्किंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है सर, जिसके अंदर जब हम दूसरों के सपनों को पूरा करते हैं तो ऑटो मोड पे ही अपने सपने पूरे होते हैं इस बिजनेस के। और इसके अंदर यही सारी चीजें हैं कि जो कि हमें प्रेरणा देती है कि हम आगे से आगे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से किस स्तर तक हम काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें उसमें देखना होगा। तो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, जो कि मैं मुझे काफी मतलब अच्छी लगी, और मुझे उसी से प्रेरणा मिली ताकि कि मुझे किस तरीके से काम करना है। तो मैं उस स्टोरी को बताता हूँ। एक बार की बात है कि कृष्ण भगवान और अर्जुन अपनी नगरी में भ्रमण कर रहे थे, तो उनको एक रास्ते में चलते चलते एक भिखारी मिला। तो अर्जुन को दया आई कि यार ये भिखारी है, इसको मुझे कुछ स्वर्ण मुद्राएं देके और उसको काफी मतलब मदद करनी चाहिए, ताकि ये अपना भीख मांगने का जो काम है ये छोड़ दे। तो उन्होंने खूब सारी मोहरें और असरफियां और सोना चांदी उसको दिया, और दे के उससे बोला कि आज के बाद मैं आपको भीख नहीं मांगूंगी। तो भिखारी ने भी बड़ा खुश होकर कहा कि नहीं, मैं आज के बाद में भीख नहीं मांगूंगा, इतना धन मिलने के बाद में मैं मतलब बहुत संतुष्ट हूँ, आपने मेरे ऊपर ये उपकार किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। और उस धन को लेके वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। जब वो जा रहा था तो उस समय पे वो सोच रहा था कि यार ये इतना धन मिला है तो अब तो मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया हो गई है, और मैं एक आलीशान मकान बनाऊंगा, नौकर चाकर रखूंगा और अपनी जिंदगी को बहुत बेहतरीन तरीके से जीऊंगा। इस तरीके के विचार उसके दिमाग में चल रहे थे, और वो अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। बढ़ते बढ़ते उसको रास्ते में एक चोर मिला, जो उससे वो गठरी छीन के और भाग गया। अब भिखारी को बड़ा गुस्सा आया कि मेरी किस्मत तो बड़ी चेंज होने वाली थी, ये होने वाला था, वो होने वाला था। बड़े दुखी मन से अपने घर पे गया, और पछतावे के साथ में अगले दिन फिर वापस वो भीख मांगने के लिए उसी जगह पे आ गया। और फिर कृष्ण भगवान और अर्जुन वापस उधर से गुजर रहे थे, तो वो भिखारी वापस उसको वहीं मिला। तो जैसे ही वो मिला तो अर्जुन ने पूछा कि भैया कल तो मैंने तुझे इतना धन दिया था, तूने उस धन का क्या किया? तो उसने कहा कि सर महाराज, राजा राजा जी, मैंने ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ में, तो मेरा धन लेके वो चोर चला गया, तो जिस चक्कर में मैं वापस भीख मांगने लग गया, मेरे पास कोई और उपाय भी नहीं है। ये ठीक है। तो अर्जुन ने फिर उसको एक बेशकीमती हीरा निकाल के दिया कि ये हीरा ले जाओ और इससे आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो फिर वो भिखारी बड़ा खुश हुआ और उस हीरे को लेके गया, और हीरे को ले जाके बड़ा खुश हो रहा था कि अब मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, और बड़े संभाल के उसको लेके गया ताकि कोई चोर देख न ले, क्योंकि उसको अनुभव हो गया कि अगर मैं इस तरीके दिखावता हुआ ले जाऊंगा तो फिर कोई चोर चोरी ना कर ले। तो उसमें उसने बड़ा छुपा के लेके गया, और छुपा के ले जाके अपने घर में एक नया मटका था मिट्टी का, उसके अंदर उस हीरे को रख दिया, और अपने खाना पीना खा के सो गया, लेट गया, नींद आ गई उसको बढ़िया। और वो रात को सपने में देख रहा था कि ऐसा मेरा मकान होगा, ऐसे नौकर चाकर होंगे, ऐसे सारी चीजें होंगी, बड़ा खुश था वो सपनों में। अब उसकी मिसेज रात सुबह जल्दी उठी 4 बजे, और उस नए मटके को लेके नदी पे चली गई पानी भरने के लिए। और उस जो हीरा उसमें था वो उसने देखा ही नहीं, और वो हीरा नदी के अंदर गया, और एक मछली ने उसको निगल लिया। तो अब जैसे ही उस मछली ने उसको निगला और वो हीरा उसमें चला गया, तो वो पानी भर के उसकी मिसेज अपने घर पे आई, और घर पे आके वो उठा भिखारी, और उसने देखा कि इस मटके में हीरा था। तो वो कहाँ है? तो कि मैं तो पानी भरने गई थी, तो हो सकता है वहीं गिर गया हो। तो वो गया नदी पे, देखा, और बड़ा दुखी मन से फिर वो वापस अगले दिन अपने जहाँ भीख मांगता था वहीं पहुंच गया। अब जैसे ही वो भीख मांगने वहां पहुंचा, तो उसने वापस भीख मांगने लगा, तो अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान वहां से निकले,
तो फिर अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया कि यार इसको मैंने 2 बार धन दिया और 2 ही बार इस बंदे ने क्या नाम से वापस भीख मांगने लग गया, इसकी तो आदत हो गई है। तो उसी समय पे श्री कृष्ण भगवान ने एक सिक्का उस भिखारी को दिया और कि जाओ मौज करो। ये कह के श्री कृष्ण भगवान वहां से रवाना हो गए और अर्जुन और कृष्ण भगवान आपस में बात कर रहे थे कि ये जो कह रहा है वो सही बात है या नहीं है, अपन इसका पीछा करते हैं। तो उस सिक्के को लेके वो बड़ा दुखी मन से जा रहा था कि इस सिक्के से मेरा क्या होगा। और कृष्ण भगवान थे, वो तो मुझे बहुत कुछ दे सकते थे। तो ये ऐसे विचार करते हुए वो जा रहा था। तो एक उधर से मछुआरा निकला। तो एक मछली उसके अंदर क्या है, जीवित थी, वो हिल रही थी, मूवमेंट कर रही थी। तो उसने सोचा कि यार ये मछली मूवमेंट कर रही है तो ये सिक्का मेरे तो क्या काम आएगा, ये मैं इसको दे के इस मछली को छुड़ा देता हूँ। तो उसने वो सिक्का मछुआरे को दिया और उस मछली को लिया और मछली को लेके उसने तालाब में छोड़ने का निश्चय किया। तो उसको तालाब में जैसे ही छोड़ने गया तो वो मछली जैसे ही तालाब में कूदी तो उसके मुंह से एक हीरा जो उसने निगला हुआ था वो बाहर निकल के उसके हाथ में आ गया। तो जैसे ही वो हीरा उसके हाथ में आया तो उस मछुआरे वो जो भिखारी था उसमें वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। तो पास ही में वो चोर जो उसका धन लेके गया हुआ था वो वहीं खड़ा हुआ था। तो उसने सोचा कि यार इसने मुझे देख लिया है, अब ये लोगों को बुला के मेरी पिटाई करवाएगा। तो वो उसके पास में आया कि ये आपका धन आप ले लो और क्या नाम से मुझे माफ कर दो, ये कर दो, ऐसे करके वो वहां से चला गया। तो अब वो धन भी उसको मिल गया और हीरा भी उसको मिल गया। ये चीज अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों देख रहे थे दूर से। तो बड़ा खुश होता हुआ वो भिखारी वहां पे गया अपने घर पे। और जिस तरीके से मतलब फिर अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा कि भगवान मैंने इसको इतनी स्वर्ण मुद्राएं दी और ये हीरा दिया तो इसको वो सारी चीजें चली गई, और लेकिन आपने जो 1 रुपए का सिक्का इसको दिया और तो वो सिक्का इसके इतना काम आया, इतना फला, तो इसका कारण क्या है। तो उसने श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि जब तो आपने इसको मोहरें और असर पे दी थी तो इसने अपने बारे में सोचा कि मैं खूब धनवान बनूंगा, मकान बनाऊंगा, नौकर चाकर रखूंगा। और जब हीरा दिया था तब भी इसने यही सोचा कि मतलब मैं बहुत ज्यादा कामयाब होऊंगा और अपने बारे में ही सोचा। लेकिन जिस दिन उसने क्या नाम से एक हीरा मैंने में एक सिक्का दिया तो उसने उसी पल उसने ये सोचा कि मैं ये जो सिक्का दे रहा हूँ ये मेरे तो किस काम का है, दूसरों के लिए काम का है, तो मैं इसकी जिंदगी बचा सकता हूँ। तो उसने जिस दिन से दूसरों के बारे में सोचना स्टार्ट किया तो उसको सब कुछ मिलना प्रारंभ हो गया। तो उसी तरीके से आप अपनी टीम के अंदर जब आपने टीम अपनी लाइफ लाइन के लिए सोचना चालू कर दोगे उसी दिन आपको कामयाबी मिलना चालू हो जाएगी। और यही मेरी स्टोरी का जो कह सकते हैं कि सार है वो यही है कि हमें अपनी टीम के बारे में सोचना है और अपनी टीम के लक्ष्यों के बारे में सोचना है, उनके चेत के बारे में सोचना है। अपनी सोच को अच्छा रखेंगे तो पूरी की पूरी कामयाबी के लिए पूरी की पूरी कायनात आपके लिए तैयार है, हर एक पल आपके लिए है। तो यही सारी चीजें हैं जो कि हम टीम के अंदर करेंगे और आगे से आगे ये सारी चीजें थी जो कि मैंने आपको बताई। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और जो था टूटा फूटा मैंने आपको बताने की कोशिश करी। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद जो आपने मुझे इतनी तसल्ली के साथ में सुना, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो देवेंद्र जी को मैं जी। बोलता हूँ कि सर आगे की प्रक्रिया चालू करें। तो आज गिरवर सिंह जी ने एक आमंत्रण को लेके और एक कहानी के माध्यम से जो बातें बताई, अगर हर इंसान उसको अपने दिल में उतार ले और उसको इम्प्लीमेंट में लाए तो निश्चित रूप से कामयाब हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो उनका बहुत तालियों से जोरदार स्वागत होना चाहिए कि गिरवर सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छा उनका स्वागत होना चाहिए। तो आज सर ने जो बताया कि आमंत्रण, जो हम पहले ही ज़माने की बात करती थी सर, उसमें होता क्या था कि चल यार आज उस मित्र के पास चल के आ जाते हैं, तो पहले बिना बताए हम चले जाते थे। लेकिन आज का युग परिवर्तन हो चुका है, डिजिटल युग है। डिजिटल युग में लोगों के पास समय नहीं है, हर आदमी व्यस्त है, बिजी है।
तो उनसे आज टाइम लेना पड़ता है। तो टाइम लेने के लिए आमंत्रण का जो तरीका सर ने बताया वो अपने आप में बहुत लाजवाब था। और फिर प्लान के बारे में भी उन्होंने बताया कि आदमी की नीड के हिसाब से जो प्लान होना चाहिए, ये भी अपने आप में बहुत लाजवाब बातें थी। और फिर कहानी के माध्यम से जो इन्होंने बताया कि हर लीडर को अपनी डाउन जो लाइफ लाइन है उसको सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। वो आगे बढ़ेगा तो आप आगे बढ़ जाओगे। और एक चीज़ थी कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट की जहाँ बात आती तो कॉन्फिडेंट अगर किसी भी इंसान में अगर मौजूद है तो वो आदमी जो चाहे वो कर सकता है, वो पत्थर से भी पानी निकाल सकता है। कॉन्फिडेंट के ऊपर आपको मैं कहना चाहूँगी कि एक छोटा सा एग्जांपल देके बताना चाहूँगा कि आज कॉन्फिडेंट के मामले में हर घर में एक छोटा सा एग्जांपल होता है और हर आदमी उसको देखते हैं और हर उस इंसान सीखता है। होता क्या, एक छोटा सा बच्चा होता है जो हर आदमी उसको खिलाने के लिए क्या ऊपर उछालता है, ऊपर उसको उछालता है तो वो बच्चा हंसता खुश होता है, क्योंकि उसको ये पता है कि वो कॉन्फिडेंट है उसको, क्योंकि उसको कैच करने वाले लोग हैं, पकड़ने वाले लोग हैं, तो वो कॉन्फिडेंट है। तो कॉन्फिडेंट एक बच्चा हमको सिखाता है कि कॉन्फिडेंट किस लेवल पे होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंट अगर आप में है तो आप निश्चित रूप से हर बाधा को पार कर पाएंगे और हर रूप से आप सक्सेस होंगे। ये कटु सत्य है। तो इसी को बात को आगे ले जाते हुए मैं चाहूँगा कि आज हमारे बीच में जो लोग हैं वो भी अपने अपने विचार रखें। सबसे पहले मैं अवधेश सर से निवेदन करूँगा कि वो 2 बातें रखें। अवधेश सर। थैंक यू सर देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो पैनल पे मुझे बुलाने की कृपा की, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। बाकी में आज का जो सेशन रहा, मुझे नहीं लग रहा था कि देवेंद्र जी इतने एनर्जेटिक हैं, और पूरा आधा सेशन तो जीवन जी ने ले लिया। गिरवर जी का थोड़ा सा सेशन हो पाया, पर हाँ बाकी में लाजवाब रहा। गबरी का भी बहुत जबरदस्त सेशन रहा। मुझे सब बाकी में बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब लोग डायनामिक लीडर बनने वाले, और हम लोगों को इतना नॉलेज वैल्यूबल हो रहा है कि बाकी में हम लोग आने वाले समय में कि एक ज्ञान के भंडार होंगे। बाकी में मैं आगे इतना ही कहूंगा कि बहुत समय भी ज्यादा हो रहा है, तो धन्यवाद, थैंक यू। सभी हम लोग बहुत जबरदस्त नॉलेज के पात्रता है और अच्छा कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम बहुत जबरदस्त अपना मनी पावर भी इनकम बड़ी जल्दी खड़ी करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश सर, आपका उद्बोधन बहुत अच्छा था। अब इसी क्रम में मैं हरिओम सर से चाहूँगा कि वो भी अपना 2 बातें कहकर उद्बोधन दे कि आज का सेशन कैसा रहा। हरिओम सर। थैंक यू सर। वेलकम देवेंद्र जी सर, आपने जो मुझे जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया, और जो आज की जो होस्टिंग रही आपकी, बहुत ही शानदार होस्टिंग रही, जबरदस्त तरीके से। और आपकी होस्टिंग से हमारे को भी जोश आ गया, और काफी कुछ चीजें आपसे सीखने को मिली जो मैंने नोट भी करी है। तो मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और गिरोह जी सर का जो आज प्रेजेंटेशन रहा वो बहुत ही शानदार रहा। इनविटेशन के बारे में इन्होंने बताया, लिस्ट के बारे में इन्होंने बताया, लोगों से किस तरह से लोगों को इनवाइट करना है, उसके बारे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। कहीं ना कहीं जैसे मान लो हम कहीं पहले गलती करते थे, उनमें इनसे सुधार लाएंगे। प्लान का जो देने का तरीका है उसके बारे में इन्होंने बताया। वेल सेटल ड्रेस कोड के बारे में इन्होंने बताया, वो भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उसी से सामने वाले के ऊपर हमारा प्रभाव पड़ता है। हम अच्छे दिखेंगे तो सामने वाला हमें जगह देगा और हमारे को सुनेगा, वो समझेगा। और हमें जो ये बिजनेस करना है तो हमें सीखना ही पड़ेगा। सीखने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहने की आवश्यकता है। टूल किट हमारे पास होना चाहिए, जो भी हमें बिजनेस में चाहिए। प्रेजेंटेशन फोल्डर है, इधर से डेमो किट है, कुछ प्रोडक्ट हमें दिखाने के लिए, सैंपल दिखाने के लिए हमारे पास होना चाहिए। इस तरह से हमारे पास डेमो किट भी हमेशा तैयार होना चाहिए सभी तरह से, ताकि हम उनको बता पाए, समझा पाए। तो इस तरह से बहुत अच्छा
गिरवर जी सर ने आज जो प्रेजेंटेशन दिया वो बहुत ही काबिल तारीफ था और हमें आज इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैं धन्यवाद दूंगा सर को, किशोर जी सर को, जो इस तरह से नई नई जानकारियों के साथ नए नए लीडरों को ला रहे हैं और तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, उसके लिए धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे बीच में एक नारी शक्ति मौजूद है और नारी जहाँ है और नारी के बिना इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। आज हम भी हैं तो एक नारी की देन है। नारी शक्ति को पुराने शास्त्रों में भी कहा है कि जहाँ नारी बस रहती है वहाँ भगवान भी भ्रमण करने के लिए आते हैं। तो हमारे बीच में नारी शक्ति रश्मि जी टांक विराजमान है। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो आप भी अपना विचार रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू देवेंद्र जी। और मैं तो आज मंत्रमुग्ध हो गई हूँ, सच बताऊं तो। मतलब आपको, भले ही आपने उस दिन कहा कि मैंने डेमो नहीं किया है, लेकिन आपको सारी चीजें एकदम इस तरह से याद है और इतना फ्लुएंसी से, मतलब कहीं कोई अटकना नहीं, कहीं कुछ, मतलब मैं कुछ नोट्स बनाने हैं कुछ नहीं, बस मैं आपको मंत्रमुग्ध सुन रही थी। और सेम वैसे ही गिरिवर जी, मतलब मैंने टाक साहब को कहा कि भैया आज तो कोई नोट्स नहीं बने, बस मेरे को तो सुनने में ही मजा आ रहा है। तो गजब का सेशन रहा। मतलब मेरे लिए तो ये था कि जैसे कोई मस्त वाला वो एक शो चल रहा है और मैं बहुत तल्लीनता से उसको सुन रही हूँ। थैंक यू सो मच आप दोनों को, आपने इतना सारा नॉलेज शेयर किया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके अच्छे उद्बोधन के लिए आपका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह आपके विचार हमें मिलते रहें और सभी लोग नारी शक्ति की देन कृपा से आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं श्री राजेश कुमार जी से चाहूँगा कि वो भी अपने विचार रखें। राजेश कुमार जी शुक्ला साहब। रमेश कुमार जी। अच्छा रमेश कुमार जी, ओके सॉरी सर, रमेश कुमार जी सर। सर रमेश कुमार जी सर, आप कंफर्ट जोन में हो तो आप निश्चित रूप से अपने विचार रख सकते हैं, और अगर आप नहीं है तो फिर मैं किसी और को इनवाइट करूं। सर नेक्स्ट कीजिए, कोई बात नहीं सर, मैं भी मुक्ति हूं। ये देवेंद्र जी नेक्स्ट कीजिए। इनमें नाम नहीं आ रहा सर। ये Realme RMX 3762 जो श्रीमान जी विराजमान है सर, जिनका कैमरा ओपन है उनको बुलाइए बस। जी सर जी। कैमरे काफ़ी बंद हो गए सर। अब इसी क्रम में मैं जीवेंद्र जी सर से चाहूँगा कि वो अपने आज के विचार रखें। आज का कैसा सेशन रहा और हमें कोई गलती हुई हो तो उसके बारे में आप निश्चित रूप से बताएं कि आप पुराने अनुभवी हैं, तो आपका मार्गदर्शन चाहिए हमको। आइए जीवेंद्र जी सर। सर आपका माइक खोलिए। नमस्कार देवेंद्र जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके द्वारा अचीव किया गया सिल्वर, उसके लिए मैं एक बार शानदार सभी से कहूंगा कि तालियां बजाकर अभिनंदन करें। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। वो सिल्वर कैसे मिला, उसकी जो ऊर्जा है वो कहाँ से मिली, वो आज हमने प्रत्यक्ष देखी है। मतलब एक जो काम करने की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी लेवल जो है आपका एकदम शानदार, और इतने वर्षों का जो अनुभव है वास्तव में काबिल तारीफ है, और उसी की वजह से आपका ये सिल्वर अचीवमेंट है। और एक गाना था, खुद के लिए जिए तो क्या जिए तो जी जमाने के लिए। तो यही चीज आज के हमारे चीफ गेस्ट गिरवर सिंह जी ने साबित करी है। क्या बात कि वास्तव में अपने से नीचे वालों के लिए जिए, और वो उसका रिजल्ट है देवेंद्र सिंह जी। तो मैं चाहूंगा कि एक बार गिरवर सिंह जी के लिए इसी भावना के लिए एक बार जोरदार ताली। और सबसे बड़ी आज का जो टॉपिक था उसका है आमंत्रण। वास्तव में इनविटेशन ही हमारे इस गेम का आधार है। हमने अगर जरा सा भी पहले से जो, क्योंकि थोड़ा आजकल हर आदमी समझदार है, हम मानना ही नहीं चाहिए कि कोई बेवकूफ है,
तो जरा से भी कोई ऐसा आदमी जिनसे हम काफी टाइम से मिल ही नहीं रहे, और उनको हम कह रहे हैं मुझे तुझसे मिलने जा रहा, तो उसके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, क्यूरियोसिटी हो जाएगी। तो वो क्यूरियोसिटी बनी रहे और वो हमको इम्पोर्टेंस दे, यार ये आज कोई खास काम है इसलिए आ रहा, बाकी तो ये आज तक कभी राम राम नहीं करता। तो मैं एक चीज कहूंगा, और प्रोस्पेक्टिंग के अंदर जो आपका प्रोस्पेक्ट हो उसको 15 दिन 10 दिन पहले से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से माध्यम से उससे हाय हेलो एक संवाद शुरू करते हैं, सुपर सुपर, ताकि उसको ये नहीं लगे कि यार ये अचानक क्या हो गया। बहुत बढ़िया। इसके करने से उसके मन में ये जो संशय होता है ना, अरे यार ये कैसे, आज कोई जरूर गरज है, कोई खास काम, बाकी तो पूछता नहीं है। तो कुछ लॉन्ग टाइम लोग हो सकते हैं, कुछ हमारे लिस्ट में जो नाम लिखे होंगे उनके बारे में अभी से काम शुरू कर दें, उनको बर्थडे विश करना शुरू कर दें, उनकी एनिवर्सरी, उनके बेटे पोते जिसका भी वो स्टेटस लगाते हैं उस पे आप कुछ ना कुछ कमेंट्स शुरू कर दें, और कुछ नहीं तो उसने कुछ लगाया है उसको लाइक कमेंट अप्रिशिएट कर दी, ये आपकी प्रोस्पेक्टिंग चालू हो जाएगी। बहुत बढ़िया। और उसके बाद कभी कभार एक अच्छा मैसेज दिया, और उसके बाद अपन उसको आमंत्रण देते हैं, अरे यार बहुत दिन हो गए यार, चाय पीनी साथ में, और थोड़ा सा टाइम चाहिए 15-20 मिनट का। वास्तव में मैंने देखा है कि पहले से अपन ने अगर कुछ बता दिया, हम प्लान बता रहे हैं ये बता रहे हैं, तो वो टाइम नहीं देता, कुछ ना कुछ या पहले से अपने लिए ओवर थिंकिंग करके बैठता है, और उसी मूड से वो सुनने को तैयार होता है। तो वास्तव में गिरवर सिंह जी का जो आपने बात बताई कि आमंत्रण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर जो गिरवर सिंह जी ले चुके हैं, बहुत सी बातें बोलने की होती है, मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन ये जो भावना है हम हमारे नीचे वालों के लिए, मतलब नीचे से मेरा मतलब है कि हम जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए कितना डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, उन्हीं से वो लोग आगे आएंगे, क्योंकि उनके मन में कई सारे शंकाएं रहती है, संशय रहता है, उसको उबारने के लिए हमको अपने आप को पहले तैयार होना पड़ेगा। हम अगर यदि तैयार हैं, पूर्ण रूप से तैयार हैं, तो फिर मैदान में उतरने में कोई दिक्कत नहीं, और किसी को भी आमंत्रण दे सकते हैं, किसी को इनवाइट करके अपने बारे में बता सकते हैं। गिरवर सिंह जी के वास्तव में एक इतना शानदार अचीवमेंट है, और बहुत बढ़िया आज का उनका प्रेजेंटेशन रहा। मैं उनको वास्तव में हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जी इधर देवेंद्र सिंह जी बताएं, मेरी बात यही खत्म होती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, और वाकई में आमंत्रण के जो टॉपिक है वो अपने आप में एक अनोखा है, और आमंत्रण जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसी क्रम में मैं लास्ट में अंत हमारे मेंटोर और महागुरु श्री किशोर कुमार जी कुशवाहा साहब से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारें, तालियों के साथ सभी उनका स्वागत करें। थैंक यू सो मच देवेंद्र जी। आपकी होस्टिंग तो मतलब मेरे को कुछ बोलना नहीं पड़ा, आपको सब सुनाई दे गया होगा। सुपर, मतलब लग ही नहीं रहा है कि आप जूम पे मतलब इस तरह से होस्टिंग कर रहे हैं पहली बार यहाँ पर। पहले कभी की होगी मुझे नहीं पता, यहाँ पर पहली बार आप कर रहे हैं, और गिरवर जी सिंह जी के तो ऊपर कोई डाउट ही नहीं है। मतलब जो टॉपिक था उसके अलावा आपको बहुत कुछ दे दिया। आप जो टॉपिक है वो तो आप किताब में पढ़ लीजिएगा, इन्होंने अपना प्रैक्टिकल दिया है। ये जिस तरह से जिंदगी को जी रहे हैं, जिस तरह से काम को जी रहे हैं, ये काम को एंजॉय कर रहे हैं, जीने एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग जीते हैं, मजबूरी में जीते हैं वो, और कुछ लोग उसको एंजॉय करते हैं। तो गिरवर जी उस काम को एंजॉय कर रहे हैं, और जिंदगी में जब हम काम को एंजॉय करते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। अब मैं इस कड़ी में अगली आवाज जो है वो नीरज जी की जानना चाहूंगा, और नीरज जी को बुलाने से पहले मैं नीरज जी से एक बात कहूंगा। नीरज सर, एक तो इनविटेशन में प्रोस्पेक्टिव में 2 पॉइंट है, पीएमएफ और फॉर्म। थोड़ा सा 5 मिनट उस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि वो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने कल उस पर चर्चा भी की थी। तो मैं नीरज जी को बुलाना चाहूंगा और उस पर हम चर्चा करेंगे। वेलकम नीरज जी, प्लीज वेलकम। नीरज जी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आज देवेंद्र जी के लिए बहुत तालियां। जबरदस्त होस्टिंग और जबरदस्त मतलब उन्होंने हॉस्ट और स्पीकर दोनों का काम कर दिया आज।
इतने जोश के साथ में उन्होंने बोला कि पूछो मत, बड़ा बड़ा मजा आ रहा था। मतलब ये तो वो अभी जो बताया ना कि गिरवर सर ने कि वो मछली के मुंह से जो हीरा निकला है, वो आज अपने कमांडो ट्रेनिंग में एक हीरा निकल गया है। हीरा निकल के आया है, छुपा हुआ हीरा था, वो आज निकल के आया है कमांडो ट्रेनिंग में। जबरदस्त इनकी नॉलेज, जबरदस्त इनका जोश, एनर्जी, बहुत ही जबरदस्त, शानदार। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में गिरवर सर है, उनका तो खैर मुकाबला ही क्या है, उनका तो बहुत ही शानदार स्पीच है, एकदम बहुत अच्छी जानकारियां हैं उनकी, शानदार तरीके से उन्होंने हर चीज को बताया, प्रैक्टिकल बताया है कि कैसे आपको आमंत्रण देना है, कैसे उसकी नीड है, क्या क्या है, वो सारी चीजें उन्होंने एक सिस्टमेटिक तरीके से बताई है कि किस तरह से आपको उसको करना। तो बहुत ही शानदार आज का जो सेशन था, बहुत अच्छा रहा, और नई नई चीजें सीखने को मिल रही है अपन को, और एक नए नए सितारे अपने पास में आ रहे हैं, निकल के उभर के आ रहे हैं हीरे। तो आज के सेशन के लिए बहुत ही धन्यवाद, सारी चीजें बहुत अच्छी बताई है। अब सर आपने मुझे आज का जो दिया है वो मैंने कल थोड़ा सा तो किया है, लेकिन उसको पूरा एक्सप्लेन तो नहीं हो पाएगा। लेकिन कोशिश करता हूँ मैं कि कल सर ने मुझे 2 बताया था, मैंने सर से कुछ बात की थी कि कुछ लोगों से मुझे बात करनी है तो कैसे की जाए, तो सर ने कल बताया मुझे कि आप सभी ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये हर जगह काम करेंगे। अगर नहीं समझ में आए तो मैं लिख के भेज दूंगा बाद में, लेकिन अभी सुनिएगा और लिखिएगा जरूर प्लीज। जी, सर ने एक पहला पॉइंट बताया PMF। PMF, अब PMF का मतलब थोड़ा सा तो मैं भूल गया, लेकिन फिर भी कुछ बता दो, बाकी कुछ होगा जो सर बता देंगे। PMF मैं बोल देता हूँ। जी सर आप बताइए प्लीज, थोड़ा सा भूल। जी, P से होता है प्राइमरी, M से मोटिवेटिंग, और F से होता है फैक्टर। PMF, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। मैं लिख के भेज दूंगा, चिंता मत कीजिए, आप इसको देख लीजिए। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होता है? ये व्यक्ति की नवज होती है कि उसको ऐसी कौन सी पहली चीज है, प्राइमरी कौन सी ऐसी चीज है जो उसको मोटिवेट करती है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो उसको सबसे पहले मोटिवेट करता है, ये प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर कहलाता है। तो उसकी जरूरत है उसके बच्चे की फीस, उसकी जरूरत है उसके बच्चे की शादी, उसकी जरूरत है उसकी वाइफ की सोने की चैन, या उसकी जरूरत है उसके पिताजी का ऑपरेशन, कुछ भी हो सकता है। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर वो आपको जानना होता है, उसकी पहली जरूरत क्या है। उसका जॉब परेशान कर रहा है तो जॉब उसकी प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है, कुछ भी। तो ये होता है PMF। लेट्स कंटिन्यू नीरज सर। जी, इसके बाद में सर ने बताया FORM। FORM, F इसका मतलब है, F से मतलब है फैमिली, कि उसकी फैमिली में कौन है, कैसे है, क्या है, कैसा चल रहा है, उनका स्वास्थ्य कैसा क्या है, तो उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में अपन को जानना है, फैमिली में कौन कौन है और कैसे हैं। और O का मतलब है उसका ऑक्यूपेशन, उसका धंधा, उसका जॉब, वो कैसा है, कैसा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये उसके बारे में अपन को जानना है कि उसका धंधा या जॉब जो भी है कैसा चल रहा है, उसके बारे में अपन को जानना है। R का मतलब है सर, शौक आपने बताया था, रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब उसकी शौक क्या है, वो मतलब घूमना फिरना चाहता है या कैसा कुछ करता है, उसकी जो शौक है वो आपको जानना है कि वो क्या चाहता है। और M का मतलब है उसको एक मैसेज देना है अपन को। M का मतलब है मैसेज उसको एक देना है कि हम एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये मैसेज उसको अपन को देना है। तो ये चीज सर ने कल मुझे बताई है, तो मैंने कोशिश की है सर बताने का आपको, और बाकी डिटेल में सर बता पाएंगे, क्योंकि कल ही मैंने थोड़ा सा सीखा, ज्यादा इस पे मैंने कुछ किया भी नहीं, लेकिन मैंने शुरू कर दी थी वो चीज। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, देखिए सर, उसको 2 से 3 मिनट में क्लियर कर देंगे अपन, क्योंकि बहुत जरूरी पॉइंट है। जी सर। देखिए, सबसे पहले किसी व्यक्ति से जब हम मिलते हैं तो वहां क्या होता है, उसके बारे में हमें जानना होता है। आप उसको देंगे क्या, उसको जो पसंद है वो आपको देना है। तो इसको ये होता है PMF। हम जब भी किसी से बात करेंगे तो उसका PMF जानेंगे, उसका PMF क्या है, उसकी जरूरत क्या है। अब कोई पेंशनर है, उसको आप पैसा दिखाइए, नहीं आएंगे। कोई पेंशनर है, उनको आप अमरनाथ की यात्रा दिखाइए, वो नहीं आएंगे, उनके पैर दुखते हैं।
आपको ये दिखाना है जो उनकी जरूरत है। तो प्राइमरी मोटिवेटिव फैक्टर क्या है? वो ये हो सकता है, मेरे को इसकी शादी करवानी बच्चे की, मैं इसकी हेल्प करना चाहता हूँ, हम इसको उठवाना चाहते हैं, मैं एक फंड रेज करना चाहता हूँ जो लोगों की मदद के लिए हो। तो इस तरह कुछ भी पीएमएफ हो सकता है, प्राइमरी मोटिवेटिव फैक्टर, जो आपको जानना होगा। ये होगा पीएमएफ। किसी का पैसा होता है, किसी की हेल्थ होती है, किसी का परिवार होता है, किसी की कुछ और जरूरतें होती है। तो पीएमएफ जान लीजिए। पीएमएफ जानने के बाद में ये कैसे जानेंगे आप पीएमएफ कि उसका फर्स्ट फैक्टर क्या है? इसको जानने के लिए होती है टेक्निक फॉर्म की, FORM। और ध्यान से समझिएगा, F से होता है फैमिली। आपको सामने वाले की फैमिली के बारे में जानना है कि उसकी फैमिली क्या कहती है। उसकी फैमिली में आपकी मम्मी कैसी हैं, पापा कैसे हैं, भाभी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, दीदी कैसी हैं, भैया कैसे हैं, आपको पूरा जानना है। फैमिली के बारे में जानकारी होगी तो आप उससे रिलेशन बढ़ा पाएंगे। उसके परिवार के बारे में जान लिया। परिवार के बारे में जानने के बाद आपको पता पड़ेगा कि उसकी मम्मी के पैरों में दर्द है, पापा के स्टंट लगे हैं, या भाभी के घुटनों में दर्द है, कुछ भी जो भी आप सुनेंगे उसमें, या बच्चे की हेल्थ नहीं बढ़ रही है, आपको पता पड़ेगा। फर्स्ट फैमिली। आगे चलिए, ओ से होता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन उसका जॉब या धंधा, या जो भी नौकरी या धंधा करना। उससे पूछिए भाई और जॉब का क्या हाल है, धंधा कैसे चल रहा है, उससे पूछिए। बोले हमारा जॉब सही नहीं चल रहा है यार, नौकरी में बड़ी मारामारी है, बॉस परेशान करता है। धंधे की अगर बात करें तो बोले धंधे में जीएसटी का मैटर है, सेल नहीं आ रही है, धंधा मंदा है, पैसा नहीं आ रहा है, फंसा हुआ है, कई बातें आएंगी बिजनेस की। तो जॉब या बिजनेस जो भी है, आपने उससे पूछा ऑक्यूपेशन क्या है, वो बताएगा ऑक्यूपेशन में ये चलेगा। तो वो तो आपने पकड़ लिया। लेकिन कई बार क्या होता है, उसकी फैमिली भी अच्छी है और जॉब भी अच्छा है। अब तीसरा पार्ट होता है रिक्रिएशन। तीसरा वाला पार्ट। रिक्रिएशन में क्या होता है, आपके अगर उस बंदे के जॉब और परिवार दोनों अच्छे हैं तो रिक्रिएशन पूछिए, आपके शौक क्या है। आप मतलब आपने नया मोबाइल कब लिया लास्ट टाइम, आप आते हुए घूमने कहाँ गए, कब गए, ठीक है, और आपके घर का रिनोवेशन कब करवाया, अच्छा नए मकान की क्या प्लानिंग है, नई प्रॉपर्टी की है। अब जो दोनों चीज, आपकी आवाज ब्रेक हो के बाहर घूमने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। रही है। तो रिक्रिएशन के बारे में बात कर सकते हैं आप कि उसकी मतलब क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या शौक है उसके। उसको घूमने का शौक है, नई गाड़ी का शौक है, घूमने का मतलब और कुछ परिवार को घुमाने का शौक है, कुछ भी ले सकते हैं। तीनों जानने के बाद में लास्ट में आपको देना मैसेज। अब जैसे मैसेज क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल उसकी मम्मी के पैरों में दर्द है, आपको ये बोलना है, अच्छा मम्मी के पैरों में दर्द है, बोले यार तो बहुत तकलीफ आती होंगी। हाँ, आप चाहते हो सही हो जाए, क्या जवाब आएगा? हाँ में जवाब आएगा, हाँ मैं चाहता हूँ। तो अगर आप चाहते हो सही हो जाए तो मेरे पास एक स्पेशलिस्ट है जो इसके मास्टर है, वो करे ना करे लेकिन आप उनसे जानकारी जरूर ले लें। अब क्या होगा, वो ये बताओ, मिलो तो मैं उनसे टाइम लेता हूँ, महीने में 25 दिन बाहर रहते हैं, ये लाइन जरूर बोलना है। तो आपने स्पेशलिस्ट की वैल्यू बढ़ा दी। अन्यथा आप बोलोगे, बोले हाँ आप बोलो अभी बात करता हूँ, अभी आ जाएंगे, तो वैल्यू खत्म है, बोले फालतू बैठा होगा इसलिए भी बुला लिया। हमेशा ध्यान रखना, वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है, अन्यथा लोग आपको सुनने नहीं आने वाले। आपने लोग 25 दिन बाहर रहते हैं, मैं पूछ लेता हूँ, अगर समय होता तो मैं बात करके देखता हूँ टाइम कैसे मिलता है। अब आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब वो बंदा बोलेगा हाँ हाँ हाँ, आप जो भी समय मिला आप बताओ। रात को 9:30 बजे भी बोलेंगे तो भी आएगा, मिलेगा वो बंदा। तो फर्स्ट हो गया आपका पैरों में दर्द, तो स्पेशलिस्ट हो गए आप। अब नीरज जी को जरूरत पड़ी तो स्पेशलिस्ट हमारे जीवेन जी हो गए, टाइम ले लिया, जीवेन जी बता देंगे, ठीक है, ओके डन। सेकंड, जॉब या धंधा, उसके बारे में बात की। उसको पता है कि बॉस परेशान कर रहा है, अरे यार तुम्हारा बॉस परेशान कर रहा है तो तुम्हें तो नौकरी में मजा तो आता है ना, धंधा नौकरी करने में मजा तो आता है ना, क्या बोलेगा? हर नौकरी वाला क्या बोलता है, टाइम पास चला रहे हैं। इतना पक जाते हैं कि बस पूछो मत। आपको पीएमएफ पता होना चाहिए उसका दर्द कहाँ है। तो बोले बहुत परेशानी है, बहुत धंधे में, नौकरी में तो बड़ी परेशानी। अच्छा कोई बात नहीं, आप धंधे वाला है तो, अरे यार आपका धंधा तो जोरदार है ना, बहुत आपका धंधा तो नोट छाप लो, आप तो बात ही नहीं करते। अब क्या होगा,
गुस्सा करेगा, काय का नोट छाप रहा हूँ, तेरे को दिखाई नहीं पड़ता, हालत खराब है, जीएसटी का डंडा हो रखा है, मार्च क्लोजिंग आ गई, ये है वो है, और स्टॉक की भरमार है, बिक रहा नहीं है, और कंपनी का डंडा चल रहा है, सब कुछ आएगा। तो बोले धंधा मजा नहीं आ रहा, तो बिल्कुल ऐसा क्यों नहीं करता इसमें मजा आए, ऐसा क्या करूं, और कुछ समझ में नहीं आता। या मेरी नजर में एक बंदा है, एक व्यक्ति है जो अपने बिजनेस में सफल है, और उसमें धंधे में पैसा भी नहीं लगता। क्या बात कर रहा है? बोले हाँ, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं उनसे मिलवाऊं तो बात कर सकते, मैं तुम्हारे लिए बात करूं अगर तुम बोलो तो। बोले है क्या? बोले मुझे नहीं पता, वो स्पेशलिस्ट है, वही बताएंगे। तू कहे तो मैं मिलवाऊं, तो कोई बात नहीं है, तू बैठ आराम से। जब आप किसी को यूं करते हो ना, तो आपके पास आता है, ये ध्यान रखना है। हमें पुल मार्केटिंग करनी है, लोग हमसे खींचने चाहिए, हमें मैग्नेट बनना है। हमें ये नहीं अरे आ जाना भाई, तेरे को बुला रहा हूं मैं, आ जाना, बुलाना नहीं है, पुश करना। दूर रहे भाई, तेरी जरूरत है तो आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। अब वो आपकी बात सुनेगा, आपके पास आएगा। ये है प्रोस्पेक्टिंग। तो आपने जॉब के लिए प्रोस्पेक्टिंग कर ली, और धंधे के लिए प्रोस्पेक्टिंग कर ली, बीमारी के लिए प्रोस्पेक्टिंग कर ली, तीन हो गई क्लियर। आप कैसी भी थोड़ा पॉइंट ले सकते हो, इसमें बड़ा सब्जेक्ट है, अगर आप डाउट लगे तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। चौथा रिक्रिएशन, सॉरी पॉइंट तो तीसरा ही है, रिक्रिएशन। रिक्रिएशन क्या होता है? भैया परिवार पूरा स्वस्थ है और उसका जॉब भी बहुत बढ़िया है, ये धंधा भी बहुत बढ़िया, आप क्या करोगे? ये तो बिल्कुल वेल सेटल्ड है, आप क्या बोलेंगे इसको? उस टाइम आता है रिक्रिएशन। अच्छा भाई ये तो बता, दुबई दुबई गया है, दुबई जाके आया क्या? तो दुबई ऑस्ट्रेलिया कहीं पे, अब क्या बोलेगा? कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कितना भी उसको पैसा आ रहा हो, 2-2.5 लाख रुपए ला के दुबई तो नहीं जाएगा कोई, आसानी से नहीं जाएंगे, 1000 में से कोई एक आधी जाएंगे। धंधे वाले खासकर वाले पैसा दे दे मेरे को तो मेरे को कहीं नहीं जाना, ये हकीकत होती है, तो कोई घूमने नहीं जाता। तो आप उसको बोल सकते हो अच्छा दुबई घूमने नहीं गए, अच्छा तो आपका मन तो नहीं, फिर मन भी नहीं करता होगा तुम्हारा दुबई जाने का, अब क्या बोलेगा? बोले मन तो करता है, पैसा लगता है। हाँ ये बात तो सही है, मैं तो दिसंबर के बाद फ्री में जा रहा हूँ दुबई। आपको बस इतना सा जीप पे खून लगा देना उसके, मैं तो दुबई जा रहा हूँ फ्री में घूमने दिसंबर के बाद में, फ्री में। यार फ्री में दुबई क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल जा रहा हूँ। तो कैसे जाओगे? तो यार ये तो मैं, मेरे साथी हैं वो बता पाएंगे, क्योंकि इसमें मैं जानकारी कम रखता हूँ। अगर तुम चाहो मिलना तो मैं मिलवा सकता हूँ, तो बताओ। बोले मैं बात करता हूँ, उनका समय होगा तो मैं, जो भी इस हफ्ते में समय मिलता है मैं बात करता हूँ, आपने उसी समय कॉल करना है। यस जीवन जी, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है? आपको जीवन से कैसे बात करें? जीवन जी गुड मॉर्निंग सर। हाँ जीवन जी नाम नहीं लेना है सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तो अरे सर आपका, आप अजमेर हैं, बाहर हैं, आउट ऑफ स्टेट है क्या आप? पॉइंट पकड़िएगा सर, आउट ऑफ स्टेट है क्या? नहीं नहीं अभी मैं राजस्थान में। ओके ठीक है, ओके सर आपका एक समय चाहिए था मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है आप फ्री नहीं रहते, लेकिन आपका समय चाहिए था, इसके सामने आप बात कर रहे हैं। तो इस हफ्ते में कौन सा समय मिल जाएगा? अब जीवन जी बोलेंगे मैं तो शुक्रवार को फ्री हूँ शाम को 6 बजे। हाँ सर शुक्रवार चलेगा 6 बजे, आप समझिए। अब वो बंदा बोलेगा शाम को 6 बजे तो नहीं हो पाएगा सर, कोई 6 के अलावा कोई टाइम है क्या सर? सर परेशान है। अच्छा चलो बोलो टाइम बोलो, 8 बजे, वहाँ 8 बजे। अब जीवन जी ने बोला 8 बजे। 7 बजे बंदे का कॉल आएगा नीरज जी के पास में, भाई कहाँ मिलना है? इसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी अप्रोच। तो आपको इन टूल्स का एक्चुअली तरीके काम करने के यही होते हैं। सेल्स में ये एमबी में सिखाए जाते हैं। आपको पार्टी कैसे क्रिएट करनी है, पार्टी को कैसे डील करना है, ये सब सिखाया जाता है, और ये कुछ भी गलत नहीं है, ये सब सच्चाई है। तो आपको इसी तरीके से बात करनी है। ये पीएमएफ हो गया और ये एफआरएम की टेक्निक होगी। इस पर जब आप इन्विटेशन, और जब भी आप लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाने के बाद में ये जरूर करें, प्रॉस्पेक्टिंग जरूर करें। प्रॉपर वे प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। वो कहते हैं क्वालिटी कॉल है कोई, ये वही सच्चाई है, ईमानदारी की कॉल है। हमारा एक भी कॉल खराब नहीं होना चाहिए हमारी तरफ से। फिर सीखने का मतलब क्या रहा?
तो सीख करके जब हम करेंगे तो रिजल्ट बेहतरीन आएंगे। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह सीख करके काम कर रहे हैं। अभी जीवन जी ने जो मुझे बताया इनविटेशन के बारे में, बहुत सुपर सर, मजा आ गया। आपने जो अपने सीखा है ना उसको इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है। नीरज जी बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, कोई गलती नहीं कर रहे, सटीक कर रहे हैं। और आज नीरज जी और रश्मि मैम के यहाँ कैंप भी है, मैं भी पोस्टर डाल दूंगा थोड़ी देर में। तो आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली बार नीरज जी की प्लीज सर नीरज जी नहीं, मिसेस नीरज बोल रही है। नहीं, नीरज जी की बात अधूरी रह गई थी इसलिए मैं सर को बुलाया। नहीं, मेरा तो हो गया था सर, आपने पूरा कर दिया। बस आज का सेशन बहुत शानदार है, सबने बहुत अच्छी जानकारी दी, जीवन सर ने, सबने बहुत ही, मतलब अपन कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं। और सुबह का एक सेशन मैंने थोड़ा सा अटेंड किया था आज, तो उसमें एक उन्होंने नई चीज बताई है कि किसी की समस्या का समाधान कीजिए, आप प्रोडक्ट नहीं बेचना है। किसी को ये नहीं बोला कि ये माल खरीदिए, फिर आपकी क्या समस्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द है या आपको डायबिटीज है, XYZ जो भी प्रॉब्लम है, तो उसकी समस्या को सुन के और उसको प्रोडक्ट दीजिए, तो उसको जो रिलीफ मिलेगा तो ऑटोमेटिक चलेगा। तो उन्होंने एक अच्छी चीज बताई सर। तो हर मीटिंग में कुछ ना कुछ अपन नया सीखते हैं। तो ठीक है सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर सो मच। हमारे घर में जो चेंज हुआ है ना, वो एक बहुत बड़ा चेंज मैं नोटिस कर रही हूँ कि हम सुबह उठते हैं ना तो ये रहता है कि आगे कैसे करना है, क्या करना है, मतलब ये चीजें दिमाग में घूमने लगी है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है जो शायद पता नहीं कब आता, लेकिन आ गया। और एक इनविटेशन है आपके लिए, आपसे मिलना है, चाय पे कब आ जाए। नहीं, आप मुझसे मिलने वाले हैं, नहीं आप कब आ रहे हैं? आज है ना कैंप 2 बजे। हाँ तो वो आज का जो माहौल है उसी से मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ। नहीं, रेडी है मैम, रात को ही मैंने मैसेज कर दिया था आपको। सॉरी मैं आपको कल कॉल अटेंड नहीं कर पाया, कल थोड़ा क्लोजिंग में व्यस्त था तो ध्यान नहीं दे पाया मैं। नहीं सर, एक वो आज जो टॉपिक है ना उसी के हिसाब से बस एक किडिंग करी है मैंने कि मैं इनविटेशन दे रही हूँ आपको। राइट, एग्री मैम। ये इनविटेशन उनको सुनाना है, मैं तो आपके साथ हूँ वैसे। मैं कमांडोज के साथ। प्रैक्टिस तो प्लेटफॉर्म से हो रही है ना। यस, परफेक्ट। तो मैं हर कमांडो के साथ में पूरी तरह से, मैंने पहले दिन ही कहा था कि 80% टाइम मेरा कमांडोज के साथ जाएगा। और मेरा पहला मोटो ये है कि कमांडोज खड़े हो जाएं, और मुझे आज खुशी है कि वो हो रहा है। तो इसी बीच में मैं अगली आवाज जानना चाहूंगा, हमारे बीच में अतीक भाई हैं, अतीक खान जी प्लीज वेलकम सर। एक मिनट का आप भी अपना अतीक भाई की थोड़ी तबीयत नरम है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि वो एक बार 1 मिनट के लिए बोलें। अगर अतीक भाई तैयार नहीं है तो मैं चाहूंगा काजल जी आप पूरे सेशन में रहे हैं मुझे पता है, और हो सकता है कैमरा किसी कारण से ओपन नहीं कर पाए। तो काजल जी अगर आप हैं तो आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। काजल पटेल जी फ्रॉम नासिक। नमस्कार। हाँ अतीक भाई आइए प्लीज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हेलो जी, आ रही है सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर। आपका आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा सर। गिरवर सर ने जो बताया आज सर वो भी, और सर बहुत बेहतरीन सेशन रहा सर आज का। उन्होंने जो जानकारी दी सर वो वाकई दिल को छू गई सर। हेलो कोई बात नहीं, ठीक है अतीक भाई, वेल डन, बहुत बढ़िया। काजल जी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हेलो जी अतीक भाई आवाज आ रही है? चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। तो मुझे एक मैसेज देना था। अच्छा, आप में से लोक व्यवहार में कुशलता बुक किस किस के पास है? सर मुझे लोक व्यवहार में कुशलता नहीं मिली, लोक व्यवहार से रिलेटेड तो मिल रही है मुझे एक बार उसका, मैं कल आया भी था दिमाग में कि मुझे पिक्चर चाहिए, मुझे मतलब अमेजोन पे नहीं दिखी,
लोक व्यवहार करके तो आ रही थी। मैं अभी आपको भेज दूं ग्रुप में, आप चाहें तो देख सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, थोड़ा सा इजी हो अच्छा, जाएगा लोक अब उसको कुशलता सर्च। पे गिरवर जी। जी जी। मैंने कल ही सर्च करी लेकिन मुझे मतलब पर्टिकुलर ये वाला हेडिंग नहीं मिला। देखिए मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। सर आपके पास भी है ना ये बुक? जस्ट मुझे जो मिल रही है ना सर, तो लोक जी, जी। व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, ये मिल रहा है मुझे। लोक व्यवहार है मेरे पास, डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी की है, लेकिन मतलब जो आप पूरा हेडिंग बोल रहे हैं ना, वही है वही है वही है, आप जो बोल रहे हो वही है। लोक व्यवहार है। प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। नहीं, मैं भेज रहा हूँ, मैं फोटो भेज रहा हूँ। जी जी जी। मुझे सब जगह वही मिल रही है। एक आपने सर सवाल ही जवाब है ये भी बताई थी शायद। हाँ, वो भी अच्छी है, लेकिन अभी हमारी जरूरत जो है सवाल ही जवाब, जो आज के टॉपिक पर चलेगी सवाल ही जवाब। एक कॉम्बो मिल रहा था इसमें, ये भी थी, इसलिए मैं आपसे पूछी। नहीं, वो भी अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। हाँ देखिए ये वाली बुक है। मैं थोड़ा शायद हाँ सर, यही तो मैं बोल रही हूँ आपको। नहीं, लोक व्यवहार, अच्छा ओके ठीक है। वो क्या थोड़ा सा तो हायरिंग चेंज कर दी है इसकी। पहले लोक व्यवहार में कुशलता मेरे को पुरानी वाली याद थी, लोक व्यवहार में कुशलता। हाँ वही, ये तो ये मुझे मिल रही थी तो, लेकिन वो कि लोक व्यवहार में कुशलता मुझे कहीं नहीं मिली, किसी भी बात। प्लेटफॉर्म पे नहीं मिली, तो अच्छा, फिर मैंने ये कहा वो आपसे। अपडेटेड वर्जन है ये। अच्छा, किस किस के पास है अभी ये? गिरवर जी के पास है, आप सभी इसको ऑर्डर कर लीजिए। बिल्कुल सर, आज और ही ये कर दूंगा। बेहतरीन बुक है और ये आपके बहुत काम आएगी। और फिर इस पे हम चर्चा, और किसी के पास बुक नहीं है? हरिओम सर आपके पास है बुक की? तो मोबाइल गाने का दोबारा बना लो तो कहाँ मैं आपको मोबाइल डालूंगा। मोबाइल नंबर हरिओम सर। क्या ये वाली बुक आपके पास है? लोक व्यवहार में कुशलता। हरिओम जी, हाँ सर, वो क्या है आपके पास? कोई बात नहीं। ये वाली बुक है आपके पास? ऑडियो सुना है सर, ऑडियो जी? सुना है सर इसका, ऑडियो सुनता हूँ ऑडियो। ऑडियो है तो आपके नहीं है पास? सर। बुक नहीं है? हाँ हाँ, बुक नहीं है। ओके, चलिए फिर कोई बात नहीं। अच्छा, एसओएस बुक और किसके पास में थी? एक जीवन जी के पास थी, एक गिरवर जी के पास थी, और एक हरिओम जी के पास थी एसओएस, राइट? रश्मि मैडम, कल जो आप जो टॉपिक बोल रहे थे हेल्थ को लेकर के, वेट लॉस और इनसे पे हम चर्चा करनी है। अच्छा, वेट लॉस का, हाँ वो जो अपना ब्यूटी लुक का। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत जरूरी है वो भी। हम्म, अच्छा, आप में से किसी के हेल्थ इश्यू है जिस पे चर्चा करनी है? अगर किसी के भी हो तो मुझे बताएं पहले, तो अपन एक बात उस पे करते हैं। मेरा फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर तो मैडम एक्सरसाइज और डाइट का मैटर है, वो तो खैर आगे का चैप्टर है, ये थोड़ा सा ऊपर का है। एनीवन, कोई और टॉपिक ऐसा? अच्छा, आपकी कोई जरूरत ऐसी
मुझे बताएं थोड़ा सा कि इस टॉपिक पे चर्चा होनी चाहिए या हमारा चैलेंज आ रहा है? मोटापे के लिए होना चाहिए सर। मोटापे के सर लिए एक दिया। Zoom और meeting बताइए और कोई? वेट लॉस वही आ गया ना, वेट लॉस का, ब्यूटी लुक का जो है अपना। हार्ट के प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही हैं। हार्ट के ऊपर, ठीक है। और क्योंकि एक हमारे बाजू चलिए। में ही है। ओके सर। तो अचानक ही उनका वो कल हो एक काम गया करते तो हैं। नहीं होता है, चिंता भी लगती है। कल हम हार्ट पे और वेट लॉस पे बात करने वाले हैं, तो आप प्रॉपर वे में तैयार रहिएगा और कल पूरी तरह से तैयारी रखिएगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग हार्ट के ऊपर बहुत अच्छी होती है और लोग बहुत अवेयर हैं, लेकिन करना क्या है ये पता ही नहीं है। तो इसमें हम कल चर्चा करते हैं, कल का सेशन इस पे रखेंगे। और परसों के लिए जीवन जी तैयार रहिएगा आप। आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसओएस बुक का पेज नंबर 25, क्योंकि इसको आप बहुत अच्छे बेहतर तरीके से बता सकते हैं, इसलिए मैंने आपको चुना है इसके लिए। थैंक यू सर। और ये टॉपिक जो है ये अपने जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का है। एक्चुअली बोलेंगे तो आप, लेकिन हम इसमें टॉपिक अलग अलग साथियों से भी लेंगे उसमें कुछ बीच बीच में, तो लेना आप ही को है। परसों का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फॉलो अप या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जिसे कहते हैं, तो ये आपका रहेगा जीवन जी। और कल का टॉपिक मेरे को लेना है, और बाकी हम इस कमांडो ट्रेनिंग को रेगुलर लेके जा रहे हैं। और कल जिसने कल जो अपने ऑर्डर लगाए, मैं उनके लिए तालियां बजवाना चाहूंगा। एक बार हमारे नीरज टाक जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, उन्होंने अपनी आईडी को 5000 बीवी से अपडेट करवाया है। वेल डन सर, वेल डन, बहुत बढ़िया, ग्रेट, सुपर। और इन्होंने अपनी टीम में करीब करीब 2 लोगों के ऑर्डर भेजे थे आपने, तो अपनी टीम को एक्टिव करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब वेल डन, बहुत बढ़िया काम किया आपने। और हमारे चेतन जी और नीरज बाकी साथियों, बहुत सारे लोगों ने हमारे अतीक भाई ने ब्रासलेट का 5000 बीवी का ऑर्डर था, तो एक बार अतीक भाई के लिए जोरदार तालियां। अतीक भाई ने बहुत अच्छा काम किया कल। और अगली जो क्लोजिंग है, अगला जो बुधवार है, वो हमारा बेहतरीन होने वाला है, और ये इस महीने का की आखिरी क्लोजिंग होगी। हमें इस बुधवार तक अपने आप को बेहतरीन तरीके से तैयार करना है, अपना बेस्ट देना है, और जितना बिजनेस इस महीने में किया है उसको क्लोज करना है। उसके लिए जहां मेरी जरूरत पड़ती है आप मुझे याद करें, हम इस पर बड़ा काम करेंगे। और कुछ ही दिनों में मैं नीरज सर के साथ में हम रिंगर स्टार्ट करने वाले हैं, तो एक बार नीरज सर को अग्रिम बधाइयां। वेल डन सर, वेल डन। और रिंगर्स का मतलब ये होता है कि एक जो शेखावटी अंचल, वहां से शुरुआत हो जाती है, तो हम शेखावती अंचल में अब कदम रखने वाले हैं, और इसमें बहुत बड़ा काम होगा। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा, आज आपको पता है आज इस पैनल पे कितने शहरों से लोग हैं? आपको अंदाजा है? नासिक, इंदौर, मैं बोलता, आप काउंट कीजिए सर, लिखिएगा जीवन जी। यस सर। देवेंद्र जी चित्तौड़, यस सर। बाकी हम अजमेर, गिरवर जी कोटा, हरिओम जी सुल्तानपुर, आप ग्रुप में डाल देना सर। अवधेश जी इंदौर, अतीक भाई खंडवा, काजल मैम नासिक। सर कितने हो गए? 7। एक और थे, 8 होने चाहिए थे, वो शायद कम हो गए। तो आप समझिए ये जूम पैनल का कितना बड़ा फायदा है, इसका सही इस्तेमाल। तो आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हाँ, मोहन जी अभी निकल गए, ट्रेन में है, वो उदयपुर थे, ट्रेन में है, ट्रेन में। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी सेशन में, उससे पहले आज रात की 9 बजे की मीटिंग, और दिन में हम लोग 2 बजे कैंप लगाने वाले हैं। एक बार नीरज जी और रश्मि मैडम के लिए जोरदार तालियां। और
बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले आने के लिए हम लोग रोज प्रयत्नशील हैं और आप सभी सूत्रधार हैं। आप समझिए ये जो 9 लोग हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 9 लोग इतिहास रखने की तैयारी कर चुके हैं। इन 9 लोगों के साथ हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। इन 9 लोगों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, नवा मैं भी उसमें, हम सभी पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मैं वादा कर रहा हूं आपसे, अगस्त से आप एक हर महीने आप नया शेयर डेवलप करने की तैयारी करेंगे। अगस्त से अवधेश जी तैयार हो जाइए, आप भी उसके सूत्रधार हैं। ओके सर, थैंक यू। नीरज जी हुए, जीवेंद्र जी हुए, ये तो शुरुआत कर चुके हैं। और देवेंद्र जी हरिओम जी तो अपने आप में, देवेंद्र जी हरिओम जी गिरवर जी तो कर ही रहे। खैर अतीक भाई ने शुरुआत कर दी है, तो आप लोग नई शुरुआत कर रहे हैं, नया काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। और आप सबसे बड़ी बात है प्रिपेयर होकर कर रहे हैं। आप ट्रेनिंग लेने के बाद में लड़ने जा रहे हैं, तो आप मास्टर बन जाएंगे। आपको आज पता है कि कैसे बात करनी, क्या करना। तो इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और रात को मिलते हैं हम लोग 9 बजे। तो अगली मीटिंग के लिए आप सबका इंतजार रहेगा, राइट? तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय टीम एक्स।